नेक्स्ट चैप्टर अगर आज ही चाहिए तो 100 लाइक्स कर देना। चैप्टर 151। चिल मारो, मैं खुद चला जाऊंगा, राघव ने चारों को घूरते हुए कहा। क्या तुम लोग घर पे भी हमेशा अनुप्रिया को ऐसे ही परेशान करते रहते हो? समझते क्या हो तुम खुद को? सच में लगता है तुम्हें कि अनुप्रिया तुम्हारे फैमिली की फिक्र करती है? राघव की बात सुनकर सोहन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसे लगा कि अनुप्रिया ने वर्मा परिवार जाकर शिकायत की होगी। मन में सोचने लगा, इतनी बेहया कैसे हो सकती है ये। वहीं अविनाश ने अपनी कूलनेस बनाए रखी और बोला, तुम्हें हमसे सवाल करने का हक किसने दिया? अगर हम चार भाई होने के लायक नहीं हैं, तो तुम्हें भी हमें उपदेश देने का हक नहीं है। उसे पहले ही अनुप्रिया के साथ हुई गलतियों का गिल्ट था और अब राघव की बातों ने उसे और ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। राघव ने एक तिरस्कार भरी नजर डाली और बोला, मैं असल में अनुप्रिया का कजिन हूँ। वो वर्मा परिवार की है और तुम्हारे साथ उसका कोई लेना देना नहीं। मैंने जो उसके साथ किया है वो सब वापस लूंगा। उसकी बातों ने वहां मौजूद चारों को एकदम हक्का बक्का कर दिया। यहाँ तक कि रजत, जो बिस्तर पर पड़ा था, उसका भी दिल एक बार जोर से धड़क गया, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। तुम कहना क्या चाहते हो? अविनाश को राघव की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी गंभीरता और सोहन की बातों ने उसे थोड़ा शंका में डाल दिया। राघव ने कहा, इसमें कोई डीप मतलब नहीं है, जो कहा वो साफ साफ कह दिया। भले ही मैं नहीं समझ पा रहा कि अनुप्रिया और रजत के बीच पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे पाया गया, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि वो मेरे परिवार की बेटी है। जब अनुप्रिया के असली माता पिता वापस आएंगे, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। राघव ने उनकी चौंकी हुई शक्लों पर नजर डाली और खुद के अंदर थोड़ा खुश महसूस किया। उसने आगे जोड़ा, और एक बात और बताने की जरूरत है। तुम्हारे फादर की पहली मोहब्बत मिल गई है। उसने पता कर लिया है कि उसकी बेटी को मरे हुए 18 साल हो गए हैं और अब वो तुम्हारी माँ को मारने के पीछे पड़ी है। संभल कर रहना। भले ही हमने उसे लीगल रास्ता अपनाने की सलाह दी है, लेकिन उसे बदला लेने से रोकना हमारे बस में नहीं है। राघव और आकाश ने मिलकर रजत वर्मा की पहली मोहब्बत का पता लगाया था। हालांकि फैल्कॉन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की इंटेलिजेंस बहुत एडवांस थी, आकाश की हैकिंग स्किल्स उन सबसे आगे थी। अविनाश और बाकी के चेहरे एकदम बदल गए। उसने सोचा, इन्होंने इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिया? अविनाश ने रजत की ओर देखा, जो अब भी बिस्तर पर पड़ा था। वो चाहता था कि उसके पापा जाग जाएं और उसके लिए कुछ फैसला करें। राघव की तिरस्कार भरी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, मुझे सुना है कि मरीज कोमा में तब रहता है जब वो किसी मजबूत कन्विक्शन को नहीं छोड़ पाता। अगर उसे किसी चीज से झटका लगे जिसकी उसे परवाह हो, तो शायद वो जल्दी जाग सकता है। मुझे लगता है कि तुम लोग उसके कान में जाकर उसे सच्चाई बता सकते हो, उसने अविनाश और बाकी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे कि उसकी मौजूदा बीवी ने उसकी बेटी को मार डाला और उसकी पहली मोहब्बत, बेटी की असली माँ, वापस आ गई है बदला लेने के लिए। मुझे यकीन है वो फौरन उठकर बैठ जाएगा। अविनाश और साहिल ने अपने मुट्ठी भींच ली। वो सोच रहे थे, इसको सबक सिखाना चाहिए। इतना घटिया आदमी है, चुप नहीं रह सकता। तुम चारों मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते, राघव ने उनकी तरफ देखकर ताना मारा। अविनाश ने अपनी मुट्ठी धीरे धीरे ढीली कर दी। उसे मानना पड़ा कि वो चारों मिलकर भी राघव का मुकाबला नहीं कर सकते, जैसा कि उसने कहा था। इस वक्त उन्हें वर्मा फैमिली के लिए हालात और ज्यादा खराब नहीं करने चाहिए। राघव ने गुस्से में कहा, सुनो, अनुप्रिया को अब और तंग मत करना। वो अब तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम उसके लिए एक बुरा सपना और दुश्मन हो। उसे परेशान करने के बजाय माँ को बचाने का सोचो। उसने कामिनी की ओर देखते हुए कहा, जो अभी अभी कमरे में आई थी। इस बार रजत की पहली मोहब्बत ने संतोष को अपना वकील बनाया है, राघव ने आगे कहा। अविनाश एकदम चुप हो गया। उसने दिल से ठान लिया था कि वो कभी इस नाम को सुनना नहीं चाहता। राघव कामिनी को घूरते हुए वहां से निकल गया। अविनाश, ये क्या हुआ? तुम्हारे भाई को किसने मारा? कामिनी को तो हर दिन बस फॉल वाले मेंशन जाना और वहां एक आदमी से अंकिता को बचाने के बारे में बात करनी थी। वो आदमी कुछ समय बाद उसे रजत से बेहतर लगने लगा। उसने सोचा कि रजत की हालत देखते हुए अंकिता को साथ ले जाना और आगे बढ़ जाना सही रहेगा। उसे अपने बेटों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन माँ होने के नाते उसे अपने बेटे के हालात का पता तो करना ही था जब उसे चोट लगी थी। अविनाश अब थकने लगा था। कुछ नहीं, बस उसे मार पड़ी है। कामिनी गुस्से में आ गई। तुम इतनी कोल्ड रिएक्शन क्यों दे रहे हो जब उसे पीटा गया है? तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? अविनाश झुंझलाते हुए बोला, राघव बस अनुप्रिया का बदला ले रहा था। मैं पुलिस को क्या बताऊं? क्या राघव ने अपनी बहन के लिए गुस्सा निकाला तो वो गलत है? अविनाश को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी से कुछ बड़ा हाथ से फिसल रहा है और वो उसे पकड़ने या संभालने में नाकाम हो रहा है। कामिनी सोच में पड़ गई, राघव की बहन कौन है? अविनाश अब अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता था। मैं बाहर जा रहा हूँ, ताजी हवा लेने। तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो। दोपहर में रणधीर अनुप्रिया के घर एक सूटकेस लेकर पहुंचा। अनुप्रिया ने हैरानी से पूछा, ये क्या है?
मुस्कुराते हुए रणधीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चॉकलेट और कुछ स्नैक्स लाया हूँ। शूटिंग के दौरान इन्हें मैं ले आऊंगा। हम ये स्नैक्स उस दादी और गांव वालों को देंगे जिन्होंने हमें खाना दिया है। चॉकलेट्स छिपा कर रखना, कहीं डायरेक्टर ले न ले जाए। काफी देर तक यश से बात करने के बाद रणधीर ने आखिरकार ये बहाना बनाया कि चॉकलेट्स गांव की दादी के लिए हैं, जहां प्रोडक्शन टीम का बेस है। अनुप्रिया ने सोचा, ये कितना ध्यान रखने वाला इंसान है। लोग कहते हैं तुम बेदर्द हो, पर मुझे तो तुम बहुत स्वीट लगते हो। तुम्हारा ये ख्याल देखकर मैं हैरान हूँ। कम से कम उसने तो कभी ऐसी शानदार आइडिया नहीं सोची थी। उसे तो यही लगा था कि खाने के बदले कुछ काम किया जाए, लेकिन रणधीर ने सोचा कि दादी के लिए स्नैक्स लाए जाएं। वाह! रणधीर वाकई अपने नाम के मुताबिक जी रहा था। रणधीर मुस्कुराया, लेकिन चुप रहा। उसने इसे अपनी टीम के लिए एक तारीफ के रूप में लिया। मैं कल शो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। कुछ और है जो मुझे तैयार करना चाहिए? ये सुनकर रणधीर ने थोड़ा सोचा और फिर सिर हिला दिया। रजत की पहली मोहब्बत आज रात आने वाली थी और आकाश और निशांत इस खास मसले को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें तसल्ली थी कि संतोष केस को देख रहा था, तब तक जब तक कामिनी फैसला पलटने में कामयाब न हो जाए, जो कि नामुमकिन था। उनके पास इतना सबूत था कि वो साबित कर सके कि कामिनी ने बच्चे को छोड़ दिया था, जिससे उसकी मौत हुई। रणधीर ने कहा, बहुत बढ़िया, आज रात जल्दी सो जाना। मैं ये स्नैक्स यहाँ छोड़ रहा हूँ, जो पसंद आए वो खा लेना। चैप्टर 152। अगले दिन जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, अनुप्रिया और रणधीर एक बड़े सूटकेस के साथ सबके सामने आ गए। हमेशा की तरह दिशा अनुप्रिया को देखते ही उसके गले लग गई। उन्होंने सूटकेस की चेकिंग तब की जब सभी 6 वहां आ गए। रणधीर ने जब अपना सूटकेस खोला तो उसमें पूरा खाना भरा हुआ था। यश ने वैक्यूम पैक्ड रोस्ट चिकन, पेस्ट्रीज और कुछ पैकेज्ड स्नैक्स खरीदे थे। डायरेक्टर ने अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, मिस्टर राय सिंघानी, क्या आप गलती से किसी और का सूटकेस उठा लाए हैं? ये सब स्नैक्स क्यों हैं? पहली बार जब आप यहाँ आए थे तो आप ये सब लेकर नहीं आए थे। नहीं, अनुप्रिया और मैंने ये स्पेशल स्नैक्स दादी और उनके परिवार के लिए लाए हैं। डायरेक्टर ने अनुप्रिया और रणधीर के बीच बार बार नजरें घुमाई। क्या इन दोनों के बीच कुछ है? अनुप्रिया ने तुरंत सफाई दी, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए अक्सर मिलते रहते हैं। हल्की मुस्कान के साथ रणधीर ने आगे कहा, ये हमारी टीम की तरफ से दादी और उनके परिवार के लिए गिफ्ट है। बाद में हम ये उन्हें देंगे। आलन ने सिर हिलाया और राय की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ, इसे भूलना मत। भाई, मैं तो इतनी तेजी से उठने के बाद कंफ्यूज हो गया। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किसी आदमी को इतना टेंडर देखा। लगता है नींद पूरी नहीं हुई। रणधीर इतना जेंटल हो सकता है, यकीन नहीं हो रहा। ये तो पक्का किसी भूत प्रेत का चक्कर है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। वो मेरा बॉस है और उसकी नजर से तो कोई भी मर सकता है। हाँ, क्या तुम ऑफिस टाइम में ये सब देख रहे हो? शे, बॉस को दिख नहीं रहा, लेकिन वो शो की रिकॉर्डिंग कर रही हैं। एलओएल। रणधीर के ऑफिस से कितने लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं? अब तक सिर्फ एक ही मिला है। क्या मैं अकेला हूँ जिसे इस बात पर फोकस है कि अनुप्रिया और रणधीर एक ही सोसाइटी में रहते हैं? तभी कार्तिक अचानक खड़ा हो गया और बोला, डायरेक्टर सर, क्या इस बार लॉटरी नहीं निकालेंगे? वो समांथा के साथ एक ही टीम में होना चाहता था। उसकी मोम ने उसे प्रोडक्शन टीम में रहने के दौरान समांथा का ख्याल रखने को कहा था, वरना उसकी मोम उसे सजा दे देती। नहीं, जब हम दूसरी जगह जाएंगे तब लॉटरी निकालेंगे। कार्तिक थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन बात सही थी। वो अभी भी उसी जगह पर थे और इस समय टीम बदलना सही नहीं लगता था। कोई बात नहीं, मैं अगली जगह तक इंतजार कर लूंगा। रणधीर सूटकेस लेकर अनुप्रिया के कमरे में गया और दिशा की मदद से उसने कमरे में कैमरा ब्लॉक कर दिया। अनुप्रिया ने तेजी से चॉकलेट निकाली और उसे दराज में रख दिया। सब कुछ सेट होने के बाद दिशा ने एक बड़ा बैग निकाला और उसमें स्नैक्स भर दिए। चलो, समांथा और रणधीर, दादी को ये सब दे आते हैं। इतना सारा सामान तो रणधीर ही उठाने वाला था। राघव और यश शो देख रहे थे, हर एक के हाथ में आधा तरबूज था। वो बोले, बस तभी रणधीर ठीक से बर्ताव करता है जब अनुप्रिया आसपास होती है। यश ने सहमति में सिर हिलाया। अनुप्रिया और रणधीर दादी के घर पहुंचे और अनुप्रिया ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? शांति दादी ने पूछा। उनकी आवाज तेज और साफ थी। दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, हम वापस आ गए। रणधीर ने बैग आंगन में मेज पर रख दिया जब शांति ने जल्दी से दरवाजा खोला। दादी, हमारे पास मुंबई से कुछ खास चीजें और स्नैक्स हैं, अनुप्रिया ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा। आप इन्हें दादा और अंकल्स के साथ ट्राई कर सकती हैं। शांति ने अनुप्रिया का हाथ थामते हुए कहा, थैंक यू। दिशा भी पास आई और शांति का हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसा मत कहो दादी, आपने हमें ढेर सारी सब्जियां दी हैं, ये तो कुछ भी नहीं। वो एक बड़े कॉरपोरेशन का हेड है, बहुत अमीर है। ये सब उसी ने दिलवाया है, तो प्लीज आप एंजॉय करो, उसने रणधीर की ओर इशारा करते हुए जोड़ा। तुरंत ही कमेंट्स में हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, दिशा इतनी ईमानदार कैसे हो सकती है?
उसने सब कुछ बता दिया। मुझे डर है कि दिशा दादी से पूछेगी कि उन्हें क्या खाना है और फिर रणधीर से वही मंगवाएगी। दिशा सच में उनके साथ कितनी स्वीट है। वैसे सामंथा इतनी कोल्ड क्यों लग रही है? क्या वो ज्यादा ड्रामेटिक हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे मत बोलो। सामंथा हमेशा से ऐसी रही है। अगर पक्का नहीं पता तो चुप रहो। हाँ, एक इंसान के दिल पर कितना दर्द हो सकता है अगर वो इतनी मुश्किलों के बाद भी हंस सके। सामंथा बस एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी और उसकी रिएक्शन यही दर्शाती है। अरे, ये तो एक लाइफस्टाइल शो है ना? तुम्हारे कमेंट्स मुझे रुलाने क्यों लगते हैं? कमेंट्स भी मुझे लगभग रुला ही देते हैं। क्या हम कुछ और पॉजिटिव बात कर सकते हैं? दादी ये सुनकर हैरान रह गई और हाथ पोंछने की कोशिश करने लगी। वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई, लेकिन अनुप्रिया ने नोटिस किया और कहा, दादी टेंशन मत लो, वो भी एक आम इंसान है। ये सिर्फ एक जॉब है, आप हमें वैसे ही ट्रीट कर सकती हो जैसे पहले करती थी। चिंता मत करो, रणधीर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। ये बस हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, बाद में हमें आपसे और मदद भी लेनी है। शांति ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दिशा ने ध्यान से अपनी जेब से पोस्टेड और एक पेन निकाला, हर स्पेशल स्नैक के खाने का तरीका लिखा और उसे संबंधित आइटम्स पर चिपका दिया। उसे पता था कि शांति और उनके पति ने कुछ साल से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी वे काफी सारे शब्द पहचान सकते हैं। इसलिए उसने जितना हो सके उतना साफ लिखा ताकि शांति आसानी से पढ़ सके। दादी, मैंने सब नोट्स पे लिख दिया है, खाने से पहले देख लेना, आपको सब पसंद आएगा। दिशा ने बैग में चिपके पोस्टेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो अब अंकल के पास चलते हैं और ककड़ी इकट्ठी करने में मदद करते हैं। जैसे ही वो यहाँ आए थे, दिशा और बाकी ने पहले ही ककड़ी के खेत को देख लिया था। करारी और ताजगी भरी ताजी ककड़ियां गर्मियों की फेवरेट होती हैं। तीनों शांति के ककड़ी के खेत की तरफ बढ़े। दिशा ने देखा कि वहाँ कई एकड़ जमीन थी। टमाटर के खेत के अलावा शांति का परिवार इस एरिया में काफी बड़ा फार्म चलाता था। सुबह का फायदा उठाते हुए वो खुशी खुशी ककड़ी इकट्ठी करने लगी। दोपहर के बाद ये काम करना बहुत गर्म हो जाता। अनुप्रिया ने भी जल्दी शुरुआत की। रणधीर के साथ आदत हो गई थी, तो जब उसने हाथ बढ़ाया, रणधीर ने समझदारी से ककड़ी की टोकरी उसे पकड़ाई। सब कुछ आराम से चल रहा था और दिशा को भी ज्यादा हैरानी नहीं हुई। शायद रणधीर सामंथा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। दिशा बस पीछे से उन्हें देख रही थी। उसने अकेले ही ककड़ियां इकट्ठी की और उन्हें टोकरी में रख दिया। इस बार हमेशा की तरह उन्होंने ककड़ी इकट्ठी करने में मदद की। बदले में शांति ने उनके लिए ताज़ा इंग्रेडिएंट तैयार की, लेकिन इस बार उसने पहले से ज्यादा चीजें दी। उसने चिकन, सूखी मछली, चावल और ढेर सारी सब्जियां तैयार की। डायरेक्टर, जो मॉनिटर के सामने बैठा था, इस नज़ारे को देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, सोचते हुए ये टीम किस्मत से एक उदार परिवार से टकरा गई। हालांकि ये जायज था, क्योंकि उन्होंने अपना काम जल्दी और अच्छे से पूरा कर दिया था, जिससे शांति खुश थी। जब अनुप्रिया ने देखा कि इस बार पहले से ज्यादा इंग्रेडिएंट थी, तो उसे थोड़ा संकोच हुआ। दादी, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है, फट से जवाब देते हुए शांति ने कहा, तुमने यहाँ आने के लिए पहले ही काफी पैसे खर्च किए हैं। भले ही मैं मुंबई कभी नहीं गई, पर मुझे पता है कि वो गिफ्ट्स कितने महंगे हैं और तुमने हमारे काम में सपोर्ट किया है। हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है। ये महंगे नहीं है, ये तो बस हमारे फार्म में पले बड़े जानवर और सब्जियां हैं। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। रणधीर ने देखा कि आखिरी कुछ सेंटेंस वही थे जो शांति ने पिछली बार भी कहे थे जब वो यहाँ आए थे। टीम को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब शांति ने जबरदस्ती सामान उनके हाथ में थमा दिया। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन वापस आकर काम पूरा करेंगे और बिना बताए निकल जाएंगे, ताकि शांति और पैसे न खर्च करें। चैप्टर 153। जैसे ही उनके पास चिकन था, उन्होंने सोचा कि इससे कुछ डिशेस बनाई जा सकती हैं। आज दोपहर थोड़ा लेट खाते हैं, क्यों न हम चिकन मार्साला बनाएं, फिर स्पाइसी चिकन और एक वेजिटेबल सैलेड भी ट्राई करते हैं। अभिषेक, जो टीवी के सामने बैठा था, उसने कभी अनुप्रिया को इतना रिलैक्स्ड नहीं देखा था। अनुप्रिया पहले भी उनके लिए खाना बनाती थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे इतने प्रोएक्टिव तरीके से सजेशन देते देखा। मिथिलेश वर्मा और उनकी दो बहुएं भी लाइव स्ट्रीम देख रही थी। मिथिलेश को अपनी पोती के लिए बुरा लग रहा था। वर्मा परिवार के बच्चों में से किसी को खाना बनाना नहीं आता, सिवाय उस बच्ची के जो पिछले 19 सालों से गायब थी। अनुप्रिया ने बाहर रहते हुए जरूर बहुत सी मुश्किलें झेली होंगी, तभी तो उसे खेती और कुकिंग का इतना तजुर्बा हो गया है। मिथिलेश ने मन में सोचा। कार्तिक ने कहा था कि अनुप्रिया का खाना बहुत स्वादिष्ट है और मिथिलेश भी उसका बना हुआ खाना खाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनकी पोती थक जाए। अनुप्रिया का सुझाव सुनकर रणधीर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। ये सुनते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। वाह, असिस्टेंट? रणधीर तो बहुत कॉन्सिडरेट हैं। मेरा हस्बैंड तो किचन में क्या है ये भी नहीं जानता। मुझे भी जलन हो रही है। क्या ये वही कुख्यात रणधीर है?
ये तो बिल्कुल अफवाहों जैसा नहीं लगता। तुम्हें ये रणधीर पसंद है या वो वाला जो कहानियों में आता था? ये तो मेरे मिस्टर राइट हैं। ज्यादा मत सोचो। याद है पहले रणधीर कितना खतरनाक हुआ करता था? वो बस अच्छा दिखता है, असलियत में नहीं। रणधीर तो अपने भाई को मार सकता है। उसने अपने भाई की टांगे तोड़ दी थी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। कैसे तुम मान सकते हो कि वो कॉन्सिडरेट है? वो एक शैतान और कातिल है। सीरियसली? तुम यहाँ अफवाहें फैलाने आए हो? कोई इसे बाहर निकालेगा प्लीज। जब वो वापस अपने घर पहुंचे, अनुप्रिया किचन में चली गई। रणधीर भी उसके पीछे गया और चावल बनाने की तैयारी करने लगा। दिशा तो कुछ बोल ही नहीं पाई। रणधीर ने दिशा का इकलौता काम भी ले लिया जो वो संभाल सकती थी। क्या रणधीर नहीं चाहता था कि दिशा किचन में आया? दिशा ने मन में सोचा, मैं बाहर इंतजार करूंगी, अनुप्रिया मुझे बुला लेना अगर मदद चाहिए हो। दिशा ने अनुप्रिया का ध्यान खींचने के लिए जोर से आवाज लगाई। अनुप्रिया मुस्कुराई जैसे कोई नटखट बच्ची हो। रणधीर, क्या तुम मेरे लिए साइड डिशेस बना सकते हो? मैं चिकन मार्साला बनाने जा रही हूँ। रणधीर ने उससे चाकू लिया और कहा, मैं संभाल लूंगा। तुम इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लो। इस तरह का मैनुअल काम रणधीर को ही करने देना बेहतर है। आर्मी बेस में वो अपने साथियों के साथ इस तरह के काम करने का आदी था। रणधीर ने बहुत जल्दी और कुशलता से चिकन काट दिया, जो देखने में बहुत मजेदार था। लेकिन अगर कोई और करता तो बात कुछ और होती। वाह, रणधीर चिकन काटते वक्त भी कितना हैंडसम लग रहा है। मुझे उनसे प्यार हो गया। चलो इस क्यूट कपल के लिए चीयर करते हैं। ये दोनों कितने स्वीट हैं। मुझे इनसे प्यार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की होकर लड़कों के प्यार को देखना छोड़ दूंगी, लेकिन इनकी केमिस्ट्री ने मुझे जीत लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये सिर्फ आधे महीने से मिले हैं। देखो कैसे एक दूसरे की आदतें जान गए हैं। इस बार रणधीर शेफ बना और अनुप्रिया असिस्टेंट। मैं कैसे रोज एक लड़की से खाना बनवाऊं? ये बहुत थकाने वाला काम है। तुम या तो मेरी मदद करो या आराम से बैठो। अब से ये मेरा काम है। अनुप्रिया उसकी बातों से थोड़ी इमोशनल हो गई। भले ही उसे ये सब करना कोई मुश्किल नहीं लगा। तुम्हारे साथ रहना कंफर्टेबल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी डिश वेज सलाद थी। 3 लोगों के लिए एक सूप, एक वेज डिश और 2 नॉनवेज डिशेस थी। ये सभी डिशेस देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही थी। मसालेदार चिकन और चिकन मसाला की खुशबू कार्तिक की किचन में फैल गई, लेकिन उन्हें अब तक कुकिंग नहीं आती थी। ऊपर से तारा की गलती की वजह से सुबह का सारा काम बेकार चला गया। तारा को इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? हर कोई पैदा होते ही काम सीख कर नहीं आता। हाँ, तारा ने भी तो मेहनत की है। तुम उसकी मेहनत को क्यों नहीं देख पाते? मेहनत? क्या तुम ये कह रहे हो कि उसने मेहनत खाने में की है या सब्जियों की जड़ें उखाड़ने में? तुम्हें अंदाजा है कि उसके कारण सुबह किसान कितना नुकसान झेलेंगे? बिल्कुल। तुमने कभी उसके कारण हुए नुकसान के बारे में सोचा है? सिटी गर्ल होने से उसकी गलती जस्टिफाई नहीं हो जाती। कार्तिक भी एक रईस लड़का है, लेकिन क्या उसने तारा जैसा कुछ किया? सिटी गर्ल होना कोई बचाव नहीं है। अगर उसे फार्म का काम नहीं आता तो उसे बस गड़बड़ करना बंद कर देना चाहिए। मैं उससे थक चुका हूँ। कार्तिक का मुंह पानी से भर गया जब उसने मसालेदार चिकन के स्वाद के बारे में सोचा। वो बहुत भूखा था। उसकी कजिन फिर से उसका मुंह पानी से भरने वाला था। प्रोडक्शन टीम में कार्तिक ने दोपहर के खाने में सिर्फ सलाद खाया था और अब उसे फिर से भूख लगने लगी थी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था। अनुप्रिया अचानक उसके पास आई और चुपके से उसे एक चॉकलेट थमा दी। ये खा लो, इससे पेट भर जाएगा। अनुप्रिया की ये हरकत कार्तिक को हैरान कर गई, लेकिन उसने खुशी खुशी चॉकलेट ले ली और पैकेट खोलकर खाने लगा। रणधीर ये देखकर चौंक गया। अभी कार्तिक ने क्या खाया? ये क्या था? क्या हमने ये चेक नहीं किया था कि किसी भी गेस्ट के पास स्नैक्स नहीं है? नहीं, रणधीर के सूटकेस में, जो गांव वालों के लिए था, उसमें चॉकलेट मिली। लेकिन कैमरे ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया। डायरेक्टर का सिर चकराने लगा और उसने तुरंत अनुप्रिया को वॉइस ओवर में याद दिलाया, अनुप्रिया, गेस्ट्स को स्नैक्स खाने की इजाजत नहीं है। प्लीज चॉकलेट बाहर निकालें। अनुप्रिया ने चॉकलेट अपने मुंह में डाल ली, चबाई और फिर कार्तिक से पूछा, तुम्हें चॉकलेट दिख रही है? कार्तिक खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसने शांत आवाज में कहा, नहीं। डायरेक्टर को कुछ समझ नहीं आया। डायरेक्टर से तुम चॉकलेट की बात कर रहे हो? वो किसके पास है? कार्तिक को हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर खाने या शुगर की कमी हुई तो वो बेहोश हो जाएगा, अनुप्रिया ने जानबूझकर उसे डराने के लिए कहा। लेकिन उसकी बातों ने कार्तिक को चौंका दिया। आपको कैसे पता कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है? मैं देख सकती हूँ, अनुप्रिया ने जवाब दिया। ये सुनते ही कार्तिक को और भी हैरानी हुई। डायरेक्टर सर, क्या आप चाहते हो कि मैं प्रोडक्शन टीम में बेहोश हो जाऊं? कार्तिक ने डायरेक्टर से सीधे सवाल किया। डायरेक्टर सर, क्यों न आज दोपहर को हम बारबेक्यू डिश ट्राई करें? आपके पास इंग्रेडिएंट है। अनुप्रिया को बस साउथ इंडियन डिश खाने का मन हो रहा था। हाँ,
हम तुम्हारी सभी डिमांड्स पूरी कर देंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने काम के फल हमें देने होंगे, डायरेक्टर ने जवाब दिया। कैसा काम? रणधीर भी इस समय बाहर आ गया। उसे जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वे लोग क्या कर रहे थे। अनुप्रिया ने धीरे से उसे समझाया और रणधीर को समझ आ गया। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा तालाब है, तुम्हें मछलियां पकड़ना होगा, डायरेक्टर ने कहा। उसने पूछा, और कुछ? हमारे पास बारबेक्यू डिश की सारी इंग्रेडिएंट है, तुम्हें 40 मछलियों के बदले वो मिलेगी, डायरेक्टर ने और जोड़ा। अनुप्रिया ने सवाल किया, अगर मैं इतनी मछलियां पकड़ सकती हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं बारबेक्यू डिश बना लूं? मुझे तुमसे बदलने की क्या जरूरत है? ये लॉजिक समझ नहीं आया। खुद मछली ग्रिल कर लेना ज्यादा सेंस बनाता है। उसके पास खुद भी बहुत सारी इंग्रेडिएंट थी। उसके पास भेजा गया मसाला काफी था और 3 ग्रिल फिश, 2 ग्रिल बैंगन और कॉर्न तो काफी थे, है ना? डायरेक्टर ने जवाब दिया, चूंकि तुम्हें बारबेक्यू खाना है तो दोनों टीमें साथ आ सकती हैं और डिस्काउंट पर तुम्हें 50 मछलियां पकड़नी होंगी। तारा ने तीखे आवाज में कहा, बारबेक्यू? ये तो बहुत अनहाइजेनिक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चैप्टर 154। तारा को अनुप्रिया का अलग थलग और बेफिक्र रहना एकदम झेल नहीं रहा था। उसे लगा कि अनुप्रिया जानबूझकर लड़कों को रिझा रही है और फिर ऐसा दिखा रही है जैसे उसे किसी से मतलब ही नहीं। कभी कभी तो वो मुस्कुराते हुए झूठ मूठ की हमदर्दी भी दिखा देती थी। तारा के मन में ख्याल आया, कार्तिक मेरी टीम में है तो वो कब से उसकी परवाह करने लगी। कार्तिक ने तारा की बात सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। यहाँ तक कि वर्मा भी चुप हो गए। तुम्हें लगता है कि बारबेक्यू गंदा है तो मत खाओ, खुद ही कुछ बना लो, कार्तिक ने ठंडे अंदाज में कहा। अब जब कार्तिक को पता था कि अनुप्रिया उसकी कजिन है तो उसे किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। वो बस उसे बिन शर्त प्रोटेक्ट करना चाहता था। दिशा ने नाराज होकर कहा, तारा को अगर नहीं खाना तो हम 5 लोगों के लिए ही खाना बना लेंगे। नीरव के पास तो खाना होगा, है ना? नीरव को डर था कि कहीं उसे तारा की वजह से साइडलाइन न कर दिया जाए, तो वो तुरंत बोला, हाँ, मुझे बारबेक्यू खाए हुए जमाना हो गया है। मैं तो बस यही चाहता हूँ। वो सच बोल रहा था और थोड़े मजाक के अंदाज में। दिशा और सामंथा के करीब आने का मौका उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना था। रणधीर ने भी हामी भरी और कहा, हम 5 लोगों के लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। रणधीर तुरंत डायरेक्टर से बात करने चला गया ताकि मछलियों की संख्या थोड़ी कम करवाई जा सके। 50 तो कुछ ज्यादा ही है, अनुप्रिया वैसे भी पानी में मछली पकड़ने जाएगी, अगर वो थक गई तो मुझे बुरा लगेगा। तारा तो अपने ही ख्यालों में खो गई थी। क्या सच में ये वही मतलब है? मुझे क्यों बाहर कर दिया? मैं भी खाना चाहती हूँ। मुझे तो बस ये चाहिए था कि वो मेरे लिए बारबेक्यू बनाए, कैमरे के सामने खाऊंगी तो मेरे फैंस बहुत खुश होंगे। ये गलतफहमी क्यों हो गई कि मैं खाना नहीं चाहती। 5 मिनट बाद रणधीर वापस आया तो डायरेक्टर ने ऐलान किया, हमने मछलियां पकड़ने की 50 वाली टास्क की बात की थी, अब 35 पर भी काम चल जाएगा। डायरेक्टर खुद रोने की हालत में था। उसने सोचा, यह लाइफस्टाइल शो है, अगर काम नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? लेकिन रणधीर ने तो यहाँ डील कर ली और हम उसकी शर्तों को मना भी नहीं कर सकते थे। वो सच में डील मेकिंग का किंग है। जैसे ही बाकी लोग हाँ कहने वाले थे, डायरेक्टर ने फिर कहा, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगली बार हम रणधीर की डील नहीं मानेंगे। हाँ 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 हाँ। तो असल में रणधीर काम करने नहीं, डायरेक्टर से मछलियों की संख्या कम कराने गया था। 50 से 35 करवा दी। बहुत मजेदार। डायरेक्टर रणधीर के सामने टिक ही नहीं पाए। डायरेक्टर, तुमने उसे मेरे पास भेजा क्यों? अगर हम हार गए तो अब क्या करें? रणधीर भी कुछ नहीं बोल पाया। अनुप्रिया भी खामोश थी। दिशा अचानक हंस पड़ी और बोली, डायरेक्टर, आप तो बड़े बेशर्म हो। डील कराने वाला वही अकेला बंदा है और आप उसे ब्लैकलिस्ट कर रहे हो। आप तो पूरे मुनाफाखोर निकले। रणधीर ने उसे एक साइड वाली नजर से देखा, पर दिशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। डायरेक्टर ने गुस्से से कहा, अगर रणधीर फिर से हमारे साथ डील करेगा तो शायद तुम्हें अब काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सीधे तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। ये तो एकदम परफेक्ट जिंदगी की परिभाषा है, इसमें गलत क्या है? कार्तिक ने भी जोड़ा। उसने रणधीर की नेगोशिएशन स्किल देखी थी और उसे यकीन था कि अब रणधीर के रहते वे और भी आराम से रह पाएंगे। अनुप्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और बात बदल दी, चलो मछली पकड़ते हैं, ग्रिल फिश बनाएंगे। ठीक है, नीरव भी शामिल हो गया और वो तारा को एकदम भूल गया जो उसके साथ आई थी। तारा वहीं खड़ी रह गई, असहज। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें भर आईं और वो धीरे धीरे रोने लगी। तारा के बारे में बात चली, क्या बकवास है, उसे बारबेक्यू अनहाइजीनिक लगता है और अब वही रो रही है। थोड़ा फेक लग रहा है यार। सही में खुद ही कह रही थी और अब गलतफहमी का शिकार महसूस कर रही है। क्या तुम लोग इंसान हो? तारा तो पहले से ही काफी दुखी है। उसे शो में आइसोलेट कर दिया गया है और अब इंटरनेट पर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तुम लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? सही कहा,
थोड़ा समझदारी से काम लो। तारा रो रही है, नहीं दिख रहा? हमने उसे रुलाया? क्या हमने उसे बकवास करने को कहा था? जो उसने कहा उसके लिए उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई उसे जबरदस्ती नहीं खिला रहा था। अगर उसे बारबेक्यू अनहाइजीनिक लगता है तो मत खाए। अगर तारा बारबेक्यू नहीं खाती तो क्या उनके पास कुछ और नहीं बना सकते? क्यों सिर्फ बारबेक्यू ही है? तुम कौन हो? वो सब एक ही टीम में है। क्या अब सब उसे झेलेंगे? तारा और समांथा एक ही ग्रुप में नहीं है। समांथा पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसके लिए खाना बनाए। अनुप्रिया और बाकी लोग फिश पॉन्ड की तरफ चल पड़े। वाकई में वो पॉन्ड बड़ा था, लेकिन थोड़ा गहरा भी। कोई सीधे पानी में नहीं जा सकता था। अनुप्रिया ने अपने टूल्स देखे। उनके पास एक फिशिंग नेट थी। दिशा थोड़ी परेशान होकर बोली, हम पानी में कैसे जाएंगे? क्या हमें मछलियों के साथ तैरना पड़ेगा? कार्तिक ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। हमारे पास चारा तो है ना? अनुप्रिया ने जाल संभालते हुए पूछा। हाँ है। तो फिर तुम चारा जितना हो सके तालाब के बीच में डाल देना। मैं नेट फेंक दूंगी। कोशिश करेंगे कि एक बार में ही हो जाए। रणधीर ने कहा, मैं नेट फेंकता हूँ। ये जाल छोटा नहीं है। क्या तुम नेट फेंक सकते हो? अनुप्रिया ने पूछा। रणधीर कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा, क्या इसे सिर्फ फेंक देना काफी नहीं है? इसमें कौन सी टेक्निक चाहिए? अनुप्रिया ने कहा, मुझे करने दो। नेट फेंकना है, सिर्फ डालना नहीं। इसमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। जब उन्होंने तालाब के बीच में चारा डाल दिया तो अनुप्रिया ने अपना नेट संभाला। उसने एक हाथ में रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से जाल उठाया, फिर उसे अच्छे से फैलाया। अब अनुप्रिया ने मछलियों को बीच में तैरते देखा तो उसने नेट को एक घेरा बनाते हुए फेंका। सब ये देखकर हैरान रह गए। वो कितनी कुशल थी। ये उसने कैसे किया? नेट पूरी तरह गोल घूमकर तालाब में पड़ा और कुछ मिनट बाद उसने उसे वापस खींचा। वाह, इतनी सारी मछलियां! कम से कम 40 से ज्यादा मछलियां थी। जल्दी करो, बाल्टी लाओ, दिशा एक्साइटेड होकर चिल्लाई। ये मछलियां तो 2 बाल्टियों में भी नहीं समाएंगी और नेट में बहुत सारी मछलियां थी। रणधीर आगे आया और नेट खींचने में मदद की। मछलियां काफी भारी थी। अनुप्रिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू। कार्तिक, अनुप्रिया, न तुम एक ट्राइसाइकिल ले आओ। हम इसे वापस कैसे ले जाएंगे? ये वजन की वजह से नहीं, बल्कि इक्विपमेंट की कमी की वजह से था। कार्तिक और नीरव गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला, जिसके साथ बात करके उन्होंने एक ट्राइसाइकिल का इंतजाम किया और तालाब तक ले आए। सबकी मदद से उन्होंने मछलियां और नेट ट्राइसाइकिल पर रख दी। जब वो वापस घर पहुंचे तो डायरेक्टर ने यह सब देखा और उसकी बोलती बंद हो गई। क्या ही प्रोफेशनल मूवमेंट था। यह मूवमेंट देखकर कहना पड़ेगा, बहुत स्किल्ड है। बिना सालों के एक्सपीरियंस के कोई ऐसे नेट नहीं फेंक सकता। मुझे भी यही लगता है। समांथा के पास कौन सा हुनर नहीं है। सच में उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। डायरेक्टर तो सिर पीट रहा होगा। उसे लगा होगा कि मछली पकड़ने में काफी समय लगेगा और कुछ मजेदार सीन मिलेंगे, पर यह सब आधे घंटे में हो गया। अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं भी डिप्रेस्ड होता। कार्तिक और रणधीर ने एप्रन पहने और मछलियों को साफ करने लगे। नीरव भी उनके साथ लग गया। दिशा अनुप्रिया बड़ी बाल्टी में मछलियों को जमा करने में लगी थी। डायरेक्टर से उन्होंने 35 मछलियों के बदले सौदा किया। उन्होंने अपनी 10 मछलियां रख ली, जिसमें से 3 को शाम के लिए भूनने का प्लान था और बाकी 7 को नमक में सुखाने के लिए रखा। करीब 30 मछलियां बच गईं और उन्हें समझ नहीं आया कि अब इसका क्या किया जाए। इतनी सारी मछलियां देखकर रणधीर की नजर डायरेक्टर की ओर गई। अनुप्रिया ने तुरंत समझ लिया। डायरेक्टर सर, आप मछलियां खरीदते हो? अनुप्रिया ने पूछा। डायरेक्टर ने हैरानी से कहा, हमने सौदा किया और अब तुम रिसाइकल चीजें भी बेचने लगी? हाँ, मार्केट प्राइस का आधा, डाया ने जवाब दिया। ये सुनकर दिशा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, सर, ये तो अन्याय है। आधे मार्केट प्राइस का मतलब एक मछली सिर्फ 200 रुपए की। यही रेट है। बेचना है तो बेचो, नहीं तो कोई बात नहीं। बोलते हुए डायरेक्टर ने जीत महसूस की। फिर डायरेक्टर ने उन्हें 4000 दिए। रात में सब लोग काम में लगे हुए थे, सिवाय तारा के। बारबेक्यू की खुशबू आ रही थी और तारा का पेट गुड़गुड़ा रहा था। तारा शर्मिंदा होकर उनकी तरफ बढ़ी और बोली, ये खुशबू किस चीज की है? क्या भून रहे हो? दिशा ने उसकी बिन बुलाए मेहरबानी नहीं की। हम कुछ अनहाइजेनिक चीज भून रहे हैं, तुम्हारे लिए सही नहीं है। तारा तुरंत शर्मिंदा हो गई। तुम? अनुप्रिया ने कहा, तारा, तुमने डिनर कर लिया? बड़ा अफसोस हुआ। हम तो बस अभी शुरू ही कर रहे थे और तुम्हें बुलाने ही वाले थे, पर अब जब तुमने खा लिया है तो कोई जबरदस्ती नहीं। अनुप्रिया की बातें सुनकर कार्तिक का बैंगन खाते खाते दम निकल गया। उसने सोचा, वो सच में जीनियस है। तारा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अनुप्रिया, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, तारा ने कहा और भागकर कमरे में चली गई। अनुप्रिया थोड़ी कंफ्यूज हो गई। क्या हुआ?
इसमें उसकी गलती क्या थी? रणधीर ने उसे पीस दिए और कहा, इग्नोर करो, बस खाओ। अनुप्रिया ने फिश का एक टुकड़ा खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो कमाल का है। रणधीर मुस्कुराया और अनुप्रिया के लिए डिश परोसता रहा। नीरव को महसूस हुआ कि वो इस बार सच में पूरा भर गया है। उसने सोचा, वजन घटाने की बात मैं वापस जाकर ही करूंगा। और सबके साथ समय बिताकर तो मुझे लग रहा है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा तारा ने कहा था वैसे तो नहीं है। वर्मा परिवार। 3 दिन से अविनाश हॉस्पिटल और ना ही घर आया है। कामिनी को पूरा यकीन था कि अविनाश भाग चुका है और शायद विदेश भी चला गया है। और उसने कामिनी के अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए थे। उसने गुस्से में सोचा, ये तो हद हो गई। सबसे मुश्किल वक्त में कैसे कोई ऐसे भाग सकता है। कामिनी आज कोर्ट से नहीं बच सकती थी। उसकी पेशी का वक्त आ गया था। कामिनी गवाह के कटघरे में बैठी थी और उसके वकील ने जैसे ही संतोष को देखा तुरंत घबराहट में गड़बड़ करनी शुरू कर दी। संतोष ने सारे सबूत पेश किए और वादी ने कहा, मैं बस अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहती हूँ। वो सिर्फ 1 हफ्ते की थी और फिर कामिनी ने उसे ले जाकर फेंक दिया। उसकी जान चली गई। ये मर्डर है। कामिनी ने विरोध किया। बकवास। मैंने उसे अनाथालय के दरवाजे पर रखा और घंटी बजाई। उसकी उम्र कम थी, इसमें मेरी क्या गलती। चैप्टर 155। जब अविनाश ने मुंबई छोड़ा तो वो सही समय पर प्लेन में चढ़ गया था। पर पता नहीं कैसे वीआईपी चैनल लेते समय उसे किसी ने बेहोश कर दिया था। इसीलिए उसका प्लेन में चढ़ने का रिकॉर्ड तो था, पर उसकी निगरानी वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और आकाश ने इस मामले को ठीक से नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि उसने अनुप्रिया के कहने पर इस काम को सीरियसली नहीं लिया था, पर अविनाश का गायब होना उसके और अनुप्रिया दोनों के लिए अच्छा ही था। तो उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वीडियो में छेड़छाड़ हुई थी या नहीं। इस वक्त अविनाश जो गहरी मुश्किलों का सामना कर रहा था, उसके दिल में डर के साथ पछतावा भी था। वो अपनी खुद की डेजर्ट आइलैंड पर था। हर बार जब वो यहाँ आता था तो बस आसमान में मंडराता रहता था और लैंड करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ इतने जंगली जानवर थे कि जो भी इंसान यहाँ आता उसका सरवाइव करना नामुमकिन था। इसका नाम डेजर्ट आइलैंड इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेन, जहाज या यॉट नहीं आते थे। जो भी मदद मांगने की कोशिश करता वो बेकार जाती। अविनाश को नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आया, पर उसे यहाँ 3 दिन हो चुके थे। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ समुद्री पानी था। यहाँ के जंगली जानवर पहले से भी बड़े और खतरनाक थे। उसे लगने लगा कि वो अब और सहन नहीं कर पाएगा। पिछले 3 दिनों में उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उसे हर कदम चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। तो इसलिए अनुप्रिया मुझसे इतनी नफरत करती है। अविनाश एक पेड़ के नीचे दुबक गया। उसने बार बार ये कन्फर्म किया कि यहाँ कोई खतरा नहीं है और तभी वहां बैठा। वो याद करने लगा कि उस वक्त उसने अंकिता की बात मानी थी और अनुप्रिया को सबक सिखाने के लिए उसे डेजर्ट आइलैंड भेज दिया था। इसीलिए वो उससे इतनी नफरत करती थी। अब जब वो खुद यहाँ आया तो उसे समझ आया कि ये जगह कितनी भयानक है। एक लड़की के लिए तो यहाँ रहना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो उससे इतनी नफरत करती थी। अगर वो खुद होता तो उसे भी उस इंसान को मार डालने का मन करता जिसने उसके साथ ऐसा किया होता। उसने सोचा, पर अनुप्रिया को कैसे पता चला कि ये जगह इतनी खौफनाक है? क्या वो पहले यहाँ आई है? गर्जना। हिस। अविनाश ने सोचा, अब तो मैं गया। जानवर आ रहे हैं। वर्मा परिवार में कामिनी ने अंकिता के लिए खुशी खुशी नाश्ता बनाया। उन्होंने दिल से बातें की। इस दौरान उन्होंने तय किया कि वो फिलहाल अपनी जिंदगी जिएंगे और अगर किसी मुश्किल का सामना हुआ तो अंकिता के बायोलॉजिकल फादर के पास जाएंगे। अंकिता भी मान गई, पर मन ही मन अनकंफर्टेबल थी। उसने सोचा, मेरा बायोलॉजिकल फादर इतना अमीर है, फिर भी मुझे अपनाने को तैयार क्यों नहीं है? मोम ने तो कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है। अगर मोम उनसे शादी कर ले तो मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। आखिर मैं यहाँ वर्मा परिवार में क्यों मुश्किलें झेल रही हूँ? मैंने ऐसा जीवन नहीं चुना था। पर मेरे बायोलॉजिकल फादर अब तक सामने क्यों नहीं आए? क्या उन्हें मेरी परवाह नहीं? जब वो नाश्ता कर रहे थे तभी एक ग्रुप वहां आ गया। कामिनी इस अचानक आई भीड़ से घबरा गई और अंकिता जल्दी से कामिनी के पीछे छिप गई। एक आदमी सीधे सोफे पर बैठा, उसने अपना ब्रीफकेस कॉफी टेबल पर फेंका और कामिनी और अंकिता की तरफ देखा। इन लोगों ने अब तक घर खाली क्यों नहीं किया? उसने अपने आदमियों से कहा। बात करते हुए उसने अपने हाथ का बड़ा सा टैटू दिखाया। ये देखकर कामिनी डर के मारे कांपने लगी। वो धीरे से आगे बढ़ी और बोली, सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आदमी ने अपने ब्रीफकेस से एक लाल रंग का रियल एस्टेट सर्टिफिकेट निकाला और उसे कॉफी टेबल पर पटक दिया। अब ये घर मेरा है। तुम्हारे पास इसे खाली करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। कामिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये घर तो मेरा और मेरे पति का है। मैंने इसे बेचा नहीं। ये तुम्हारा कैसे हो सकता है?
कामिनी हिम्मत करके बोली और मानने को तैयार नहीं थी। मैंने ये घर कानूनी तरीके से खरीदा है और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मेरे नाम पर है। क्या तुम इसे झुठलाना चाहती हो? आदमी का चेहरा बदल गया और वो कामिनी के इस जवाब से काफी नाखुश नजर आया। कामिनी ने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उठा लिया और देखा कि एड्रेस सही था, पर अब उसके और रजत के नाम नहीं थे। उसने सोचा, किसने मेरा घर बेचा? नहीं, ये नकली होगा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कामिनी ने सर्टिफिकेट वापस फेंक दिया। वो इसे बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। तुम्हारा बेटा है, साहिल, है ना? कामिनी का दिल डूब गया। उसने सोचा, क्या साहिल ने ये किया? हाँ, मैंने ये घर उसी से खरीदा है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो उससे जाकर पूछ लो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ। अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो मेरे आदमी तुम्हारी मदद कर देंगे। आदमी ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसने अभी घर ठीक से देखा नहीं था, तो वो देखना चाहता था कि क्या इसमें कुछ रेनोवेशन की जरूरत है। उसने गुस्से में लिविंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये और वो सब फेंक दो। ये सब नकली हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने सारे शोपीस और बर्तन देखे और उसे सब नकली लगे। उसके मन में आया, वर्मा फैमिली इतनी कंगाल कब से हो गई? इस शोकेस को भी तोड़ दो, इतना बेकार लग रहा है। फिर उसके 2 आदमियों ने हथौड़ों से शोकेस को चकनाचूर कर दिया। आह! अंकिता इस सीन से डरकर चिल्ला उठी। कामिनी ने तुरंत अंकिता को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश की। कामिनी बहुत घबराई हुई थी, पर वो साहिल से कांटेक्ट नहीं कर पाई। वो आकाश से भी बात नहीं कर पाई। दूसरी मंजिल पर अंकिता के बेडरूम में आदमी ने कहा, ये बेडरूम काफी बड़ा है। इसे गिराकर 2 कमरों को जोड़ दो और इसे मेरा मास्टर बेडरूम बना दो। अंकिता ने नीचे सुना कि उसका बेडरूम तोड़ा जाने वाला है। उसके मन में आया, नहीं, मेरा बेडरूम नहीं, ये मेरा खजाना है। नहीं नहीं, तुम मेरा बेडरूम नहीं तोड़ सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। डर के बावजूद वह जल्दी से दूसरी मंजिल पर भागी। बॉडीगार्ड ने उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया और कहा, मौत को दावत दे रही हो क्या? फिर उसके ड्रेसिंग रूम और डांसिंग मिरर को तोड़ दिया गया। एक पल में उसका खूबसूरत पिंक बेडरूम तहस-नहस हो गया। अंकिता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर से रोने लगी। तुम होते कौन हो मेरा बेडरूम तोड़ने वाले? मेरे कपड़े और ज्वेलरी, तुम्हें इन सब का हर्जाना देना होगा। टैटू वाला आदमी चिढ़कर बोला, इसे बाहर फेंक दो, बहुत शोर कर रही है। उसी वक्त कामिनी भी वहां आई और तुरंत बॉडीगार्ड्स को रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसे छोड़ दो। अंकिता कामिनी को गले लगाकर दुखी होकर रोने लगी। मुंह, मेरा बेडरूम और क्लोसेट दोनों तोड़ दिए। कामिनी ने अंकिता को गले लगाते हुए कहा, अंकिता मत रो, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगी। उसने देखा कि अंकिता के बेडरूम की एक दीवार तोड़ दी गई थी और दूसरे बेडरूम के सारे फर्नीचर भी। वो उसका बेडरूम था। ये हद हो गई। मैंने अभी तक ये कंफर्म भी नहीं किया कि तुमने सच में ये घर खरीदा है और तुमने इसे इस हाल में पहुंचा दिया। मैं पुलिस बुलाकर तुम पर केस करूंगी। टैटू वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा। वो हंसते हुए बोला, पुलिस बुलाओ। क्या तुम्हें उनकी मदद की जरूरत है? देखते हैं पुलिस किसके साइड लेती है। ये प्रोवोकेशन कामिनी जैसी लोगों के लिए काफी था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और 20 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच गई। बार बार कंफर्मेशन और पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा, ये घर सच में इस आदमी का है जिसने इसे खरीदा है। प्रॉपर्टी राइट्स उसके पास हैं और वो अपने घर को जैसे चाहे तोड़ सकता है। कानूनी डॉक्यूमेंट्स देखकर कामिनी को चक्कर आ गया। कामिनी को यकीन नहीं हुआ कि उसके प्यारे बेटे ने बिना उससे पूछे उनका घर बेच दिया। कामिनी सोचने लगी, वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि उसने अपनी माँ और बहन को बेघर कर दिया। टैटू वाला आदमी हंसते हुए बोला, अब तो सब साफ हो गया। मैंने ये घर लीगली खरीदा है। अब तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से निकल जाओ। इस वक्त पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। लीगल तौर पर घर के मालिक को ये अधिकार था कि वो उन्हें अंदर आने से रोक सके। कामिनी अचानक कमजोर महसूस करने लगी और अंकिता भी परेशान और हेल्पलेस हो गई। अंकिता सोचने लगी, सिर्फ 1 दिन में घर जाने लायक भी नहीं रहा। मोम ये क्या कर रही है? सर, अभी हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। क्या हम? नहीं, आदमी ने बिना सुने ही मना कर दिया। वैसे भी उससे कोई लेना देना नहीं था। वो क्यों दया दिखाए? वो कोई चैरिटी चलाने वाला नहीं था। सर, कामिनी माफी मांगने ही वाली थी, पर पुलिस के सामने वो कुछ नहीं कह पाई। उसे पता था कि पुलिस उसके साथ नहीं देगी। अगर तुम आधे घंटे के अंदर नहीं निकली तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। इस घर से कोई भी चीज नहीं ले जाई जा सकती। आदमी ने सख्ती से कामिनी और अंकिता को धमकाया, क्योंकि उसे सच में वो दोनों बेकार लग रही थी। मुंह, क्यों ना हम अपना सामान पैक कर लें? अंकिता सोचने लगी, अगर अभी पैक कर लें तो कम से कम कुछ कीमती सामान ले जा सकेंगे। अगर हमें बाहर फेंक दिया तो कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। कामिनी ने तुरंत समझा और जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है, चलो अपना सामान पैक कर लें। हमें थोड़ा टाइम दो।
आधे घंटे बाद कामिनी और अंकिता 3 सूटकेस घसीटते हुए जाने ही वाले थे कि आदमी ने उन्हें रोक दिया। रुको। कामिनी का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते हुए पूछा, कुछ गलत है क्या? हाँ, मैं चेक करूंगा कि कहीं तुम ऐसा कुछ तो नहीं ले जा रही जो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो अपने फोन से खेलते हुए बेपरवाही से बोला। चैप्टर 156। कामिनी थोड़ी नाखुश थी। हमने तो बस अपनी ही चीजें ली, हम इन कमरों के फर्नीचर को तो नहीं ले गए। कामिनी ने ठान लिया कि वह उसे उनका सूटकेस चेक नहीं करने देगी। आखिर उसने करोड़ों की पेंटिंग उठा ली थी। अगर इस आदमी ने उसे देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह आदमी कुछ सोचने लगा। उसने टेबल पर हाथ मारा और कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। कामिनी ने राहत की सांस ली, सोचते हुए अच्छा हुआ उसने सूटकेस चेक नहीं किया। जब कामिनी और अंकिता चले गए तो उस आदमी के एक साथी ने हैरानी से पूछा, बॉस, आपने अभी सूटकेस चेक क्यों नहीं किया? आदमी ने जोर से उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। तुम क्या सोचते हो वे दूर जा सकते हैं? मत भूलो हमें इस घर को खरीदने के लिए किसने भेजा था। उसके साथी को अचानक समझ में आया कि हाँ, वे दूर नहीं जा सकते थे। तोड़फोड़ जारी रखो। उसका मकसद वर्मा रेजिडेंस को तहस-नहस करना था। बाकी किसी चीज से उसे कोई मतलब नहीं था। जैसे ही उसने कहा था, कामिनी और अंकिता ने अभी वर्मा रेजिडेंस से कदम बाहर ही रखा था। जब वे मेन रोड पर टैक्सी रोकने जा रही थी तभी एक वैन उनके सामने आकर रुकी और उनके तीनों सूटकेस लेकर चली गई। कामिनी चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? ये हमारा सामान है। दिनदहाड़े इस तरह की धौंस जमाने वाली लूटपाट का सामना करना उसके लिए और भी बुरा था। उन लोगों ने इस बात की परवाह ही नहीं की। उन्होंने सामान वैन में फेंका और चलते बने। अंकिता इतनी परेशान हो गई कि उसे समझ नहीं आया क्या करे। मुंह, मेरे कपड़े और ज्वेलरी सब चली गईं। कामिनी भी बहुत घबराई हुई थी क्योंकि सारे कीमती सामान उसी में थे। अब वह क्या कर सकती थी? तो कामिनी ने पुलिस को फोन करने का फैसला किया। वही 2 पुलिस वाले आए जिन्होंने पहले उनसे बात की थी। उन्होंने कामिनी और अंकिता से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। घटना जानने के बाद वे उन्हें थाने ले गए ताकि पूछताछ की जा सके और सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा सके। हालांकि पता चला कि उस इलाके के कैमरों का अपग्रेड चल रहा था और उन 2 घंटों के दौरान की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। कामिनी बुरी तरह टूट गई थी। बिना कैमरों के अब उसका सामान मिलना लगभग इम्पॉसिबल था और उसे वह शायद ही वापस मिल पाता। सर, आपको मेरा सूटकेस ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। उसमें बहुत कीमती चीजें हैं, मैं उन्हें खो नहीं सकती। उसमें करोड़ों की चीजें थी और अगर वह पेंटिंग बेच देती तो वह और अंकिता अगले 2 साल बिना कोई परेशानी के आसानी से जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन अब वह सब चला गया था। ठीक है, हमने रजिस्टर कर लिया है। अगर कोई खबर मिलेगी तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। आप वापस जा सकते हैं और इंतजार करें। थाने के बाहर अंकिता ने कामिनी का हाथ पकड़कर निचली आवाज में दुखी होकर कहा, मुंह, अब हम कहाँ जाएंगे? कामिनी ने अंकिता को दिलासा दिया, अंकिता, चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी पैसे हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो पहले काउंटर पर चलते हैं। क्योंकि वह कार्ड उसका निजी पैसा था, उसने उसे मोबाइल से लिंक नहीं किया था, इसलिए अब वह सिर्फ दूसरे कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर सकती थी। असल में वह सीधे कार्ड का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वह जानना चाहती थी कि उसमें कितना पैसा बचा है। शायद वे एक अच्छा फ्लैट खरीद सकते थे। ठीक है, चलो। कामिनी और अंकिता ने किसी एटीएम का रुख किया और कार्ड डालकर बैलेंस चेक करने लगी। शुक्र है वह कार्ड उनके बैग में था, इसलिए वह नहीं गया था। उसने देखा, बैलेंस 4000 रुपए। कामिनी चौंक गई। कामिनी ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 4000 रुपए? मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे करोड़ों रुपए कहाँ गए? क्या उन बदमाशों ने मेरे सारे पैसे निकाल लिए? उन्हें पासवर्ड कैसे पता चला? अब सब खत्म हो गया। इधर शूटिंग टीम में कार्तिक आज सुबह से ही पेट खराब होने की वजह से परेशान था। वह लगभग बेहोश हो गया। कार्तिक सुबह से ही बीमार है। मुझे लगता है आज वो काम नहीं कर पाएगा, रणधीर ने कहा। अनुप्रिया ने ये सुना और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसी समय कार्तिक पेट पकड़े बाहर आया। तुम ठीक हो? अनुप्रिया ने चिंता में पूछा। बस पेट खराब है, और कोई दिक्कत नहीं है। कोई डॉक्टर साथ में है? दिशा ने पूछा। डायरेक्टर भी लाचार था, साथ वाला डॉक्टर दवा खरीदने सुबह शहर गया है, वो दोपहर तक नहीं लौटेगा। रणधीर ने कहा, फिर मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर उसकी हालत और बिगड़ी तो दिक्कत हो जाएगी। बस उसे गर्म पानी पिलाओ और कुछ देर रुको। अनुप्रिया को याद आया कि दादी के घर के पीछे कुछ घास उगती थी जो पेट खराब होने में असरदार होती थी। अनुप्रिया तेजी से बाहर निकली और रणधीर भी उसके पीछे चल दिया। रणधीर जल्दी से अनुप्रिया के पीछे गया और पूछा,
तुम क्या करने जा रही हो? अनुप्रिया रुकी नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ी। दादी के घर के पीछे एक तरह की घास है जो दस्त को ठीक कर सकती है। ये जल्दी असर करती है। हॉस्पिटल जाने में बहुत टाइम लगता और इतना टाइम हमारे पास नहीं था। रणधीर ने समझ में हामी भरते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब वे दादी के घर पहुंचे, अनुप्रिया आगे बढ़ी और पूछा, दादी, क्या मैं पीछे से थोड़ी घास ले सकती हूँ? दादी को एक पल के लिए झटका लगा और फिर तुरंत समझ में आया, किसी को दस्त हो गया है क्या? हाँ, और थोड़ा सीरियस है। उसे हॉस्पिटल ले जाने में देर हो जाएगी। तो फिर ले लो। अनुप्रिया ने जल्दी से धन्यवाद दिया और सीधे बैकयार्ड की ओर भागी। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में कुछ घास थी। कामिनी ने उसे देखते हुए कहा, लगता है अनुप्रिया को मेडिकल स्किल्स भी आती हैं। थोड़ी बहुत आती है। थैंक यू दादी, मैं बाद में वापस आऊंगी। रणधीर और अनुप्रिया ऐसे भागे जैसे अपनी हद तक पहुंच रही हों। रणधीर को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। वो यार्ड में 2 मिनट से भी कम समय में पहुंच गए। पीछे चल रहा फोटोग्राफर तो लगभग हार मान चुका था। उसने सोचा, ये लोग इंसान हैं भी या नहीं? एक पल में गायब हो गए। मैं तो इनका पीछा भी नहीं कर पाया। अनुप्रिया ने आगे बढ़कर कार्तिक के पीले पड़े चेहरे को देखा और पूछा, तुम कैसे हो? अब भी दर्द हो रहा है? कार्तिक को लग रहा था कि इस बार उसने पूरे देश के सामने खुद को शर्मिंदा कर दिया है। ठीक है, बस 1 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। अनुप्रिया ने वापस लाई हुई घास में से 2 पत्तियां उठाईं, उन्हें धोया, आग जलाकर पानी उबाला और फिर सीधे पत्तियां उसमें डाल दी। 5 मिनट बाद अनुप्रिया ने एक कटोरी में हरा पानी निकाला। इसे गरम गरम पी लो, फिर तुम ठीक हो जाओगे। उस कटोरी में हरा पानी जहर जैसा लग रहा था, जिससे कार्तिक और भी असहज महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि नीरव भी इसे देखकर नहीं झेल पाया। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कार्तिक को समझाए या अनुप्रिया पर भरोसा करे। अनुप्रिया तो चाहती है कि कार्तिक मर ही जाए। इतनी खराब दिखने वाली चीज कैसे पी सकता है? मुझे समझ नहीं आता, हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? अनुप्रिया यहाँ क्या कर रही है? लेकिन एक ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि ये घास सच में दस्त को ठीक करती है, पर पानी सही में खराब दिख रहा है। सच में? ये तो जहर लग रहा है। मैंने उस घास की तस्वीर एक टीचर को भेजी है, उन्होंने कहा कि ये घास दस्त के लिए जादुई है। क्या सच में? चिंता मत करो, गांव में जब किसी को दस्त होता है तो यही पीते हैं। अनुप्रिया ने कार्तिक को समझाने की कोशिश की। हरा पानी तो सच में भरोसेमंद नहीं था, पर गांव वालों की आदत इसे पीने की थी। क्या तुम पक्की हो? दिशा ने खुद को रोकते हुए पूछा। वो इस पानी को पीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हमने वो घास तोड़ी थी और दादी ने तुरंत समझ लिया कि किसी को दस्त हुआ है। उन्हें इस घास की ताकत पता है, रणधीर ने चौंकाते हुए कहा। लेकिन कार्तिक थोड़ा अनिच्छुक था। वो अपनी कजिन पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता था, पर अब ये मुश्किल हो रहा था। वो सच में इस हरे पानी को नहीं पी सकता था और उसे लगता था कि मरना बेहतर है। रणधीर का चेहरा गंभीर हो गया। कार्तिक? ये सुनते ही कार्तिक घबरा गया। फिर उसने हरा पानी जल्दी से पी लिया। रणधीर, मैंने पी लिया। अब उसे बस एक ही बात सूझ रही थी, क्या अब मैं जा सकता हूँ? पहले जब भी कार्तिक और राघव कुछ गड़बड़ करते, रणधीर उन्हें ऐसे ही बुलाता था। कभी कभी तो वो सोचते थे कि क्या उन्हें मरने का हक है भी या नहीं। गुड, बस तभी रणधीर का मूड थोड़ा ठीक हुआ। मैंने अभी क्या देखा? अपनी आंखों पर भरोसा मत खो। हमारा कार्तिक डरपोक है। 3 शब्दों में ही डर गया। मुझे तो जानना है कि कार्तिक और रणधीर का रिश्ता क्या है। यकीन नहीं होता कि कार्तिक उससे इतना डरता है। चैप्टर 157। रणधीर का खौफ तो सबके दिल में है, ये कोई बहस का टॉपिक ही नहीं है। लेकिन उसकी सॉफ्ट साइड भी क्यूट है ना? कुछ देर बाद कार्तिक के पेट का दर्द और बाथरूम जाने की फीलिंग दोनों गायब हो गए। वो थोड़ा हैरान होकर अनुप्रिया को देखता है। अरे, अब पेट तो बिल्कुल ठीक है। अनुप्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अब ठीक हो गया तो चलो। पेट दर्द और डायरिया दोनों भूतकाल हो गए। वो जड़ी बूटी काफी काम की थी, पर बहुत से लोगों को इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं था। दूसरी तरफ अंकिता इतनी खुश थी कि वो कामिनी का बैंक बैलेंस चेक करना चाहती थी, पर स्क्रीन पर दिखा सिर्फ 4000। मॉम, ये क्या है? सिर्फ 4000? 4000 में करेंगे क्या हम? अंकिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कामिनी भी कंफ्यूज थी, मुझे भी नहीं पता ये क्या हो गया। अंकिता चिढ़कर बोली, फिर कौन जानेगा? 4000 में तो होटल भी बुक नहीं होगा। वो गुस्से में कामिनी का हाथ झटकते हुए दूर हो गई। आप मुझे ये सब दिखाने के लिए तकलीफों से निकाला था। आपके पास तो लाखों होने चाहिए थे। कामिनी सफाई देते हुए बोली, अरे अंकिता, मेरे अकाउंट में तो करोड़ों होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अंकिता गुस्से में बिफरी, करोड़ों?
4,000 है तुम्हारे पास और तुम कह रही हो करोड़ों। मैं इतनी मुसीबतों से निकली थी, आपने मुझे तड़पने के लिए बुलाया था। कामिनी का दिल टूट गया अंकिता की बात सुनकर। उसने अपनी बेटी को हमेशा प्यार किया और बदले में वो इतनी नाशुक्र निकली। अंकिता के आरोप सुनकर कामिनी ने एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम तो बहुत ही मतलबी निकली। मैंने तुम्हें बचाने में अपना सब कुछ खर्च कर दिया और अब तुम ये सब बोल रही हो। ये थप्पड़ अंकिता को और चिढ़ा गया। उसने कामिनी को धक्का देकर बोला, पैसों के बिना तो तुम मेरी माँ भी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। दूसरी तरफ डेज्ड आइलैंड अविनाश फिर से मौत के मुंह से निकल आया था। वो सोच रहा था, क्यों मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? क्यों ये लोग मुझे मरने नहीं देते? उसे सपना आया कि अनुप्रिया को एक आइलैंड पर लाकर कैद कर दिया गया है और वो 1 महीने तक वहां जंगली जानवरों से लड़कर जहरीले खाने से खुद को बचाते हुए जिंदा रही। 1 महीने बाद अविनाश उसे घर लाने पहुंचा। इसके बाद उसने परिवार के साथ मिलकर अनुप्रिया को मार डाला। वो सपना था या हकीकत? अगर सपना था तो इतना क्लियर क्यों लग रहा है? उसे याद आया कि अनुप्रिया ने कहा था, अगर तुम 1 महीने आइलैंड पर जिंदा रहे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अविनाश सोच रहा था, क्या ये मेरा चांस है? लेकिन अभी तो सिर्फ 4 से 5 दिन हुए हैं। 20 दिन और कैसे कटेंगे? वो जंगल में खाने के लिए जहरीले गैर जहरीले फल ढूंढने लगा, क्योंकि अभी जीने का मौका था ताकि वो अनुप्रिया के सामने माफी मांग सके। अनुप्रिया के लिए ये एक बहुत रेयर चांस था कि उसे थोड़ा ब्रेक मिल सके। वो उसी रेस्टोरेंट में खाना चाहती थी जहां रणधीर उसे एक बार ले गया था। अनुप्रिया को याद आया कि वो रेस्टोरेंट राघव का था, लेकिन फिर उसने ये आइडिया छोड़ दिया और रणधीर को ढूंढने का फैसला किया। वैसे भी वो रणधीर के पास ही थी। ये सोचते हुए उसने अपना बैकपैक उठाया और बाहर निकल गई। अनुप्रिया ने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर बाद यश ने दरवाजा खोला। जैसे ही यश ने अनुप्रिया को देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपने सेवियर को पा लिया हो। उसने कहा, मिस अनुप्रिया आखिर आप आ ही गई, अंदर आओ। अनुप्रिया को लगा कि यश आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, तो उसने सोचा कि आखिर चल क्या रहा है। अनुप्रिया ने कहा, यश तुम ऐसे क्यों हो? यश ने घर के अंदर देखा और अनुप्रिया के कान में फुसफुसाया, रणधीर सर का टेम्पर हाई हो गया है। अनुप्रिया की बोलती बंद हो गई। उसने सोचा, ओह तो इसीलिए तुम मुझे देखकर इतने खुश हो। उसने कहा, मैं फिर चली जाती हूँ। ये कहते ही अनुप्रिया वापस मुड़कर जाने लगी। उसके लिए बाद में रणधीर के साथ खाना खाना बिल्कुल ठीक था। यश ने जल्दी से अनुप्रिया का हाथ पकड़ा और बोला, प्लीज मिस अनुप्रिया, बस आप ही हो जो उन्हें शांत कर सकती हो। हम पर तरस खाओ और हमें बचा लो। सुबह से ही रणधीर ने सबकी ऐसी क्लास लगाई थी कि उन्हें खुद पर शक होने लगा था कि वो किसी काम के हैं भी या नहीं। और तो और यश की तो पिटाई भी हो चुकी थी। सुबह में यश की अच्छे से धुलाई हो चुकी थी। हद तो ये थी कि किसी को उसके जख्म दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसके कपड़ों के नीचे उसके पूरे शरीर पर घाव थे। अनुप्रिया ने कहा, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। उसने बिना झिझक यश को मना कर दिया। अभी उसका रणधीर से बात करने का कोई मूड नहीं था। ये सबसे खराब टाइमिंग थी। यश ने कहा, मिस अनुप्रिया प्लीज हमारी मदद करो। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? बिल्कुल ये रणधीर की आवाज थी और वो गुस्से में लग रहा था। जब रणधीर ने देखा कि यश अनुप्रिया का हाथ पकड़े हुए है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने यश को ऐसे घूरा कि यश डर गया और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। यश ने कहा, रणधीर सर मिस अनुप्रिया जाना चाह रही हैं। मैं बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। यश मन में चिल्लाया, प्लीज गलत मत समझो, मुझे फिर से पिटाई नहीं खानी। रणधीर चौंक गया। उसने अनुप्रिया की ओर देखा, तुम जा रही हो? तुम अभी तो आई हो। अनुप्रिया ने कहा, पर यश ने कहा कि तुम बिजी हो तो मैंने सोचा कि किसी और टाइम आ जाओ। रणधीर ने यश को घूरा और फिर अनुप्रिया की तरफ नरम लहजे में देखा। रणधीर ने कहा, सब हो गया, अंदर आओ। अनुप्रिया ने सिर हिलाया। मैं तो बस उस रेस्टोरेंट जाना चाह रही थी जहां तुम मुझे पहले ले गए थे, तो सोचा चेक कर लूं कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। उस रेस्टोरेंट का नाम तो उसे याद भी नहीं था। हालांकि वो ड्राइव कर सकती थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेंस थोड़ी खराब थी। वो उन सड़कों को याद नहीं कर पाती थी जिन पर वो खुद नहीं गई हो। मैं फ्री हूँ। रणधीर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है, चलो। रणधीर थोड़ा खुश लग रहा था। पहली बार था जब अनुप्रिया खुद उसे ढूंढते हुए आई थी क्योंकि उसे कुछ खाना था। उसने सोचा, ये तो बड़ी प्रोग्रेस है। चैप्टर 158। अनुप्रिया ने सिर हिलाया, ठीक है। वह अपने बैग को लटकाए हुए रणधीर के पीछे पीछे चलने लगी। रणधीर ने अपनी कार में कुछ स्नैक्स रख दिए थे ताकि रेस्तरां तक जाते हुए अनुप्रिया का मुंह बंद न हो। जब वे रेस्टोरेंट पहुंचे तो रणधीर ने अनुप्रिया की पसंद के कुछ डिशेस ऑर्डर किए। जल्दी ही सारे डिशेस सर्व हो गए। अनुप्रिया ने एक टुकड़ा चिकन ब्रेस्ट उठाया और उसे बहुत स्वादिष्ट पाया।
फिर उसने एक और पीस रोस्टेड चिकन का उठाया और वो भी उसे उतना ही अच्छा लगा। उसे लगा कि इस रेस्तरां का खाना हमेशा की तरह लाजवाब है। रणधीर ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ पसंद है तो बेझिझक मुझे कभी भी यहाँ आने के लिए कह सकती हो। अनुप्रिया को खाना इतना पसंद करते हुए देखकर रणधीर का मूड, जो सुबह से खराब था, काफी हल्का हो गया। अनुप्रिया ने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम बस मुझे एड्रेस दे दो, मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊंगी। असल में अनुप्रिया को रास्ता याद नहीं था, इसलिए वह यह बहाना बना रही थी ताकि रणधीर से एड्रेस ले सके। रणधीर ने कहा, मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, इस रेस्तरां का कोई बोर्ड भी नहीं है? यह सही था, इस रेस्तरां का कोई बोर्ड नहीं था। अनुप्रिया सोच में पड़ गई कि रणधीर ने ये जगह ढूंढी कैसे। रणधीर इसे सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए उसने अनुप्रिया को नहीं बताया। उसे कोई परेशानी नहीं थी अनुप्रिया को यहाँ लंच पर लाने में। वे दोनों एक प्राइवेट बॉक्स में आराम से स्वादिष्ट खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे के बाहर हलचल मची। मिस्टर राय सिंघानी, क्या आपको नहीं लगता कि बिना मुझे बताए यहाँ लंच पर आना सही नहीं है? रणधीर और अनुप्रिया चुपचाप बैठे रहे। दरवाजा खुला और राघव सामने आया। राघव ने अनुप्रिया को देखा तो वह चौंक गया। उसने तुरंत रणधीर की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखा और राघव ने शराफत से कहा, अनुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा लगता है? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं यहाँ के कुक को तुम्हारे घर भेज दूंगा। राघव ने रणधीर को पूरी तरह इग्नोर किया और अनुप्रिया के बगल में बैठ गया। अनुप्रिया को ये सब देखकर अजीब लगा। उसने कहा, थैंक यू, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं कभी कभी यहाँ आ जाऊंगी। अगर मैं इसे रोज खाऊंगी तो ये उतना मजेदार नहीं लगेगा। उसने राघव की जोश भरी पेशकश को सीधा मना कर दिया क्योंकि उसे उसकी इतनी तवज्जो पसंद नहीं आई। राघव थोड़ा निराश हुआ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अचानक राघव की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ का एक मेंबरशिप कार्ड दे देता हूँ, फिर तुम्हें यहाँ कभी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इस आदमी रणधीर के पास भी ऐसा कोई कार्ड नहीं है। राघव की इन बातों, खासकर इस आदमी दे शब्द पर रणधीर को गुस्सा आ गया। अनुप्रिया ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे यहाँ आना होगा तो रणधीर मुझे यहाँ ले आएगा। राघव ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, खासकर जबकि अनुप्रिया ने रणधीर को रणधीर कहकर बुलाया। उसके मन में सवाल आया, ये क्या हो रहा है? इनके बीच कुछ चल रहा है क्या? उसने उसे रणधीर क्यों बुलाया? ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है। मुझे क्यों लग रहा है जैसे अभी अभी मिली मेरी बहन फिर से मुझसे दूर जा रही है। राघव ने कहा, अनुप्रिया, अगर तुम्हें यहाँ आना हो तो मुझे भी बुला सकती हो। मैं इस रेस्तरां का मालिक हूँ। अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी तो तुम्हें कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। राघव ऐसे देख रहा था जैसे शिकार पर नजर गड़ाए कोई भेड़िया हो। जो कुछ भी राघव सोच रहा था वह साफ था, भले ही उसने वो सीधे तौर पर नहीं जताया हो। अनुप्रिया ने कहा, थैंक यू, लेकिन सच में कोई जरूरत नहीं है। आज भी मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। राघव ने सोचा, ओह, तो मिस्टर राय सिंघानी बिल पे कर रहे हैं। राघव ने अविश्वास भरी नजरों से रणधीर की तरफ देखा, लेकिन रणधीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। राघव का शक और बढ़ गया। उसने सोचा, मुझे वापस घर जाकर दादाजी, मोम सादी और आंटी को बताना होगा, वरना अभी अभी मिली मेरी बहन किसी और के हाथ चली जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा? उसने सोचा, काश मैं समय में पीछे जाकर खुद को थप्पड़ मार सकता। वह तो पहले ये चाहता था कि अनुप्रिया और रणधीर के बीच कुछ हो जाए। अब उसे लग रहा था कि वो कितना बेवकूफ था। राघव ने कहा, मिस्टर राय सिंघानी, आप तो बड़े उदार निकले। उसकी आवाज में साफ गुस्सा झलक रहा था। क्या ये पहली बार है कि तुम्हें ये एहसास हुआ? रणधीर ने चम्मच नीचे रखा, अपनी आईब्रो उठाई और राघव की तरफ देखा। मैं हमेशा से अनुप्रिया के लिए उदार रहा हूँ। राघव चुप हो गया। रणधीर ने घमंड से आईब्रो उठाई, जैसे कुछ साबित कर रहा हो। उसे किसी से भी कठोर होने में कोई परहेज नहीं था, सिवाय अनुप्रिया के। वो उसे जो चाहिए था वो देता था। अगर उसके पास वो चीज नहीं होती तो भी वो उसे हासिल करने के लिए सब कुछ कर डालता। पर अनुप्रिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था और वो आराम से अपना खाना खाती रही। राघव ने कहा, अनुप्रिया, तुम दादाजी से कभी मिलने क्यों नहीं जाती? जब से तुमने शो होस्ट करना शुरू किया है वो तुम्हें सिर्फ टीवी पर ही देख पाते हैं। सच कहूं तो वो थोड़ा बेचारे लगने लगे हैं। राघव का रणधीर से बात करने का मन नहीं था। वो आखिरकार अनुप्रिया से मिल पाया था, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे घर बुलाना चाहता था। मिथिलेश ने पहले अनुप्रिया को वर्मा फैमिली के साथ रहने का ऑफर दिया था, पर उसने मना कर दिया। इसके अलावा राघव की मां और सुरभि ने भी मिथिलेश को इस ख्याल से पीछे हटने के लिए मना लिया था। हालांकि शो 3 दिन चला और अनुप्रिया वापस आने के बाद भी कुछ दिन बीत गए थे। उसे लगता था कि वो वर्मा फैमिली को भूल चुकी है। वो एक बार भी घर नहीं गई थी। मिथिलेश नाराज हो रहे थे और घर पर जैसे बच्चों की तरह जिद कर रहे थे। राघव को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा।
जैसे ही अनुप्रिया ने चिकन की एक ब्रेस्ट पीस उठाई, उसने एक पल के लिए रुककर उसे मुंह में डाल लिया। राघव बहुत एक्साइटेड दिख रहा था, जिससे रणधीर को थोड़ी खींच हुई। रणधीर ने कहा, राघव। इस वक्त राघव किसी से नहीं डर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो कभी भी अनुप्रिया से मिल सकता था, पर मिथिलेश नहीं। राघव ने कहा, रणधीर, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मेरा अनुप्रिया को जबरदस्ती परिवार मानने के लिए दबाव डालने का कोई इरादा नहीं था, पर तुम जानते हो कि दादाजी की तबीयत कैसी है। वो किसी भी तरह की इमोशन उथल पुथल सहन नहीं कर सकते। वो 18 साल से खुद को दोषी मान रहे हैं और अब जाकर अनुप्रिया को ढूंढना है। वो उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहें। मिथिलेश की तबीयत ठीक दिख रही थी, पर वो बूढ़े हो गए थे। वो कमजोर हो चुके थे। ये इशारे मिल रहे थे कि उन्हें कभी भी स्ट्रोक आ सकता है, इसलिए उन्हें कोई भी मानसिक झटका नहीं लगना चाहिए। इसीलिए राघव ने अभी अनुप्रिया से ये बात छेड़ी थी। उसने सोचा कि अगर मिथिलेश स्वस्थ होते तो उन्हें इतनी जल्दी नहीं होती। उनके पास काफी वक्त होता कि अनुप्रिया को अपने परिवार का प्यार महसूस करवाया जा सके। मिथिलेश को टीवी पर शो ढूंढने की जरूरत नहीं थी। उन्हें पता था कि अनुप्रिया वापस आ गई है। पर जब अनुप्रिया ने उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई तो उन्हें अंदाजा हो गया कि क्या चल रहा है। इसलिए घर पर मिथिलेश हमेशा उदास रहते थे और कुछ खास खाते भी नहीं थे। वो बस बार बार वही वैरायटी शो का रिप्ले देखते रहते थे। उनका हाल देखकर दिल दुखता था। राघव की बात सुनकर अनुप्रिया की भूख अचानक मर गई। अनुप्रिया ने कहा, राघव, मैं आपके साथ चलकर उनसे मिल सकती हूँ, पर मैं ये वादा नहीं कर सकती कि मैं उन्हें खुश कर पाऊंगी। राघव अपने परिवार की बहुत परवाह करता था। उसने अपने पिछले जीवन में इस बारे में बहुत कुछ देखा था और वो जानती थी कि राघव जो कह रहा है वो ईमानदारी से कह रहा है। रणधीर को लगा कि उनका लंच बर्बाद हो गया, पर मिथिलेश की बात हो रही थी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लंच के बाद अनुप्रिया और रणधीर राघव के साथ वर्मा फैमिली के मिनर पहुंचे। लिविंग रूम में मिथिलेश एक एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन वाला टीवी देख रहे थे। वो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किए गए वैरायटी शो को देख रहे थे। जैस्मिन और सुरभि मिथिलेश के साथ शो देख रही थी। मिथिलेश बार बार आहें भर रहे थे। उन्होंने कहा, सुरभि, तुम्हें लगता है अनुप्रिया मुझे दोष दे रही है। अगर मैं थोड़ी जल्दी करता तो शायद हम उसे खोते नहीं और उसे इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। जैस्मिन और सुरभि एक दूसरे की तरफ देखकर बेबस होकर आहें भरने लगी। जैस्मिन ने मिथिलेश को दिलासा दिया, डैड, अनुप्रिया तुम्हें आपको दोष नहीं देगी। उसे बस थोड़ी वक्त की जरूरत है। उसे रजत और उसके परिवार की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है। हो सकता है कि वो अब इस सब से दूर रहना चाहती हो। सुरभि ने कहा, हाँ, जैस्मिन सही कह रही है, पर हम कुछ कर सकते हैं। हम अनुप्रिया के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, ताकि उसे महसूस हो कि हम ही उसका असली परिवार हैं। और साथ ही हम उसे प्यार करेंगे। वो वर्मा फैमिली की प्रिंसेस है। चैप्टर 159। जैसे ही उन्हें लगा कि 18 साल से मिथिलेश को परेशान करने वाली बात अब खत्म होने वाली है, अनुप्रिया के शब्दों ने उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जैस्मिन बेचैन हो उठी। उसने सोचा कि आखिर कोई कैसे इस बारे में बेपरवाह हो सकता है। अनुप्रिया ने कहा, आप सब कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? आखिर रजत और मेरे डीएनए डेटा से छेड़छाड़ क्यों की गई? ये मेरे लिए था या फिर आपके अपने स्वार्थ के लिए? अनुप्रिया को पता था कि उसने जो कहा वो थोड़ा कठोर था, लेकिन सच तो यही था। ये ऐसी बात नहीं थी जो सिर्फ नजरअंदाज करने से गायब हो जाती। माहौल बिगड़ते देख राघव ने अनुप्रिया को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अनुप्रिया, आज इस बारे में बात न करें। इसे बाद में प्राइवेट में डिस्कस कर सकते हैं। मिथिलेश अब बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी पुतलियां धीरे धीरे फैलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाले हैं, लेकिन किसी तरह उन्होंने खुद को संभाले रखा। अनुप्रिया, क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? इतना कहने के बाद वो बेहोश हो गए। कमरा अचानक अफरा तफरी में बदल गया। अनुप्रिया ने भी ये उम्मीद नहीं की थी। राघव की आंखें तुरंत लाल हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और अनुप्रिया पर चिल्लाया नहीं। डॉक्टर को बुलाओ। राघव ने मिथिलेश को गोद में उठाया और ऊपर की ओर दौड़ा। बाकी लोग उसके पीछे पीछे गए, अनुप्रिया और रणधीर को अकेले विशाल लिविंग रूम में छोड़कर। रणधीर ने अनुप्रिया के पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हें ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद। अनुप्रिया ने दूसरी मंजिल की ओर देखा, चेहरे पर उदासी थी। नहीं, मुझे लगता है कि अब वो लोग मुझे मार डालना चाहेंगे। रणधीर ने कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता है कि तुम फिक्र कर रही हो। चलो ऊपर चलते हैं, तुम श्योर हो जाओगी कि दादाजी ठीक हैं, फिर हम जा सकते हैं। अनुप्रिया खोई हुई थी, लेकिन वो अंदर से बहुत चिंतित थी, भले ही वो मानना नहीं चाहती थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया।
उसने तुरंत जांच की और गुस्से में बोला, मैंने आपसे कहा था कि इन्हें खुश रखना है। इन्हें इमोशनल तनाव क्यों हुआ? आपको डर नहीं लगता कि इन्हें स्ट्रोक हो सकता है? जैस्मिन के पैरों से जैसे ताकत ही निकल गई और वो लगभग गिर पड़ी। राघव ने जल्दी से जैस्मिन को संभाला। राघव ने चिंतित होकर पूछा, डॉक्टर, दादाजी कब तक होश में आएंगे? डॉक्टर अब भी नाराज था। उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैं नहीं जानता। अगर इन्हें स्ट्रोक हो गया तो रिजल्ट बेकार हो सकते हैं। अनुप्रिया ने कहा, ऐसी कौन सी बीमारी है कि डॉक्टर भी कह दे कि रिजल्ट बेकार हो सकते हैं? वो खुद को रोक नहीं पाई और रणधीर के साथ ऊपर चली आई। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, उसने डॉक्टर की बात सुनी। डॉक्टर ने देखा कि बात करने वाली एक लड़की है, तो उसने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने राघव और बाकी लोगों से कहा, इस वक्त सबसे जरूरी है कि मिथिलेश जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। शायद उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़े। राघव थोड़ी देर रुका। उसने सोचा, सर्जरी? क्या हालात इतने सीरियस हैं? अनुप्रिया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस भी है या नहीं? डॉक्टर अब तक गुस्से में था और उसने सख्त लहजे में कहा, मैं यहाँ इनकी जान बचाने आया हूँ और तुम मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रही हो। अगर इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अनुप्रिया ने शांत होते हुए कहा, मैं बस ये कह रही हूँ कि सर्जरी का फैसला इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी उम्र और कंडीशन को देखते हुए सर्जरी से ज्यादा रिस्क हो सकता है। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हो कि वो ऑपरेशन के दौरान बच जाएंगे? डॉक्टर ने थोड़ा रुख नरम किया, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतने ही बेहतर मौके हैं उनके ठीक होने के। हम जितना देरी करेंगे खतरा उतना बढ़ता जाएगा। इस बीच राघव, जो अब तक चुप था, बोला, अनुप्रिया, डॉक्टर सही कह रही हैं। हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। दादाजी की हालत सीरियस है, हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, मेरी कौन सी बात बकवास लगी तुम्हें? बूढ़े इंसान की हालत बहुत नाजुक है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। सर्जरी जरूरी है। डॉक्टर ने अपने सालों के एक्सपीरियंस के दम पर खुद को सही समझा। राघव ने खुद को रोकते हुए कहा, अनुप्रिया, दादाजी की हालत सच में खराब है। डॉक्टर पहले भी कह चुके हैं कि वो ज्यादा इमोशनल झटके नहीं सह सकते। आज जो हुआ, खैर, हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। डॉक्टर कई सालों से मिथिलेश का इलाज कर रहा था और उसने कभी कोई गलती नहीं की थी, इसलिए राघव उसका सपोर्ट कर रहा था। अनुप्रिया ने सीधा कहा, अगर तुम इस डॉक्टर की बात मानकर दादाजी को ऑपरेशन रूम में भेजोगे तो उनका अंतिम संस्कार भी तैयार रखना पड़ेगा। अनुप्रिया की इस बात ने सबको चौंका दिया। डॉक्टर को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गुस्से में कहा, तुम एक छोटी बच्ची हो, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकवास मत करो। जैस्मिन ने मायूसी से देखा और कहा, अनुप्रिया, इस घर में हर कोई तुम्हें देखकर खुश होता है। मुझे पता है कि तुम्हारे अपने विचार हैं। सुरभि और मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें अपने दादाजी से ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए थे। क्या तुमने सोचा कि अगर वो इस झटके से उबर नहीं पाए तो क्या होगा? अगर वो कभी नहीं उठ पाए तो क्या होगा? हम तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दे रहे कि तुमने उन्हें ये बातें कही, लेकिन अब तुम क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि वो ऑपरेशन रूम में मर जाएं? चाहे तुम हमें कितना भी नापसंद करो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अनुप्रिया ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। लेकिन अगर वो सच में सर्जरी के लिए मान गए तो मिथिलेश की जान खतरे में पड़ जाएगी। अनुप्रिया ने कहा, जैस्मिन आंटी, मैं जो भी करूंगी उसकी जिम्मेदारी लूंगी। मुझे सिर्फ आधा घंटा दो और दादाजी उठ जाएंगे। अगर वो नहीं उठे तो आप मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। अनुप्रिया ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश में ये वादा किया। राघव नाराज हो गया। उसने कहा, तुम्हें कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है। तुम दादाजी को आधे घंटे में कैसे उठा सकती हो? डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने और वक्त बर्बाद किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि मिथिलेश जी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे। राघव ने कहा, तुम? रणधीर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, राघव, तुम्हें अनुप्रिया पर भरोसा करना होगा। वो दादाजी को खतरे में नहीं डालेगी। राघव ने अविश्वास से रणधीर की ओर देखा। उसने सोचा, ये रणधीर उसका सपोर्ट क्यों कर रहा है? वो तो बस एक स्टूडेंट है। राघव ने कहा, रणधीर, तुम? रणधीर ने कहा, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? राघव चौंक गया और सोचा, हाँ, रणधीर ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। अगर उसे लगता है कि अनुप्रिया कर सकती है तो वो जरूर करेगी। डॉक्टर अनुप्रिया का विरोध करने ही वाला था और कुछ बड़ा दाव लगाने का सोच रहा था, लेकिन अनुप्रिया ने उसे मौका नहीं दिया। उसने कहा, मुझे पता है तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। कोई बात नहीं। तुम्हारे पास व्हाइट क्रेन हॉल का नंबर है ना? तुम निशान से बात कर सकते हो। उसे कॉल करो। अनुप्रिया सबको पीछे छोड़ते हुए सीधे मिथिलेश के पास पहुंच गई। उसने उनकी ध्यान से जांच की और फिर अपने बैग से एक सिल्वर सुइयों का सेट निकाला। सुरभि ने सावधानी से कहा, मेरे पास निशान का नंबर है। जब हमने एक प्रोजेक्ट पर बात की थी तो हमने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए थे। जैस्मिन थोड़ी चिंतित हो गई।
उसने कहा, उसे कॉल करो। सुरभि ने अपना फोन निकाला, निशांत का नंबर ढूंढा और उसे डायल किया। चैप्टर 160। थोड़ी देर बाद फोन पर आवाज आई, हेलो। ये निशांत की आवाज थी। सुरभि ने कहा, हेलो निशांत जी, मैं सुरभि बोल रही हूँ। हम कभी बिजनेस पार्टनर थे। निशांत ने कहा, हाँ सुरभि जी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सुरभि ने कहा, असल में एक बुजुर्ग आदमी। सुरभि ने निशांत को सारी बातें बताईं, जिसमें अनुप्रिया के मिथिलेश को बचाने की बात भी शामिल थी। निशांत ने पूछा, क्या उस लड़की का नाम अनुप्रिया है? सुरभि ने कहा, हाँ, क्या कोई दिक्कत है? निशांत ने कहा, हाँ है। ये लाइन सुनते ही डॉक्टर, जो सुरभि के पास खड़ा था, ने गर्व से अपनी आईब्रो उठाई। उसे लगा कि वो सही है और अनुप्रिया सिर्फ हवाई बातें कर रही है। तभी निशांत ने फोन पर कहा, अगर अनुप्रिया किसी का इलाज करने का फैसला करती है तो वो वाकई सीरियस कंडीशन होती है, लेकिन उसने कभी किसी को बचाने में नाकामयाबी नहीं पाई है। अगर उसने कहा कि मिथिलेश आधे घंटे में होश में आ जाएगा तो वो जरूर जागेगा। चिंता मत करो। सुरभि ने फोन काटा और वो उलझन में थी। राघव को समझ नहीं आया कि निशांत का मतलब क्या था। वो हैरान था, ये सब क्या हो रहा है। उसने रणधीर की ओर मुड़कर पूछा, रणधीर ये सब क्या है? रणधीर ने शांत भाव से कहा, मुझे लगता है कि अनुप्रिया वही इंसान है जिसने तुम्हें ठीक किया था। राघव को ये बात यकीन से परे लगी। उसने कहा, मुझे तो लगा था कि मुझे डॉक्टर फे ने ठीक किया था। उसने मिथिलेश के कमरे की तरफ देखा और फिर अचानक उसकी आंखों में एक और बदलाव आया। उसने सोचा, क्या अनुप्रिया ही डॉक्टर फे है? लेकिन वो इतनी छोटी है, ये कैसे हो सकता है? जब सभी अभी भी हैरान थे, अनुप्रिया ने एक्यूपंक्चर का इलाज पूरा कर लिया था। जैस्मिन और सुरभि इंतजार नहीं कर सकी और कमरे के अंदर चली गईं। जब उन्होंने अनुप्रिया की तरफ दोबारा देखा तो उनके देखने का तरीका जटिल था। आधे घंटे बाद मिथिलेश ने हल्की सी आवाज निकाली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फौरन ही अनुप्रिया रणधीर के साथ वहां से निकल गई। गाड़ी में लंबी चुप्पी छाई रही। सबसे पहले अनुप्रिया ने ही बात शुरू की, तुम्हें बहुत पहले से पता था कि मैं ही डॉक्टर फे हूँ, है ना? रणधीर ने सीधे स्वीकार किया, पूरी तरह से नहीं। मैंने बस अंदाजा लगाया था। कोई भी यूं ही सोचने नहीं लगता जैसे फे सोचती थी और उसकी तरह बातें करती थी। इसका एक ही मतलब हो सकता था, अनुप्रिया ही फे थी। अनुप्रिया मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। रणधीर ने अचानक पूछा, तुमने मिथिलेश अंकल से बात क्यों नहीं की जब तुम वहां से जा रही थी? अनुप्रिया ने कहा, कोई जरूरत नहीं थी। वो ठीक है, यही सबसे जरूरी है। मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन दूंगी, उसे उन्हें दे देना और उनसे कहना कि वो दवाइयाँ व्हाइट क्रेन हॉल से ले लें। उनमें से 2 दवाइयाँ सिर्फ वहीं मिलती हैं। फिर उसने सोचा, वो परिवार मेरा नहीं है और मुझे उनसे दूर रहना ही बेहतर है। रणधीर ने पूछा, तुम खुद उन्हें क्यों नहीं दे देती? अनुप्रिया ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज उसे सबसे बड़ा सबक यही मिला था कि वो लोग उसके परिवार नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे ही दोष देते हैं। हालांकि उसने आज थोड़ी जल्दबाजी भी कर दी थी। वो बस ये नहीं चाहती थी कि कोई भी सो कॉल्ड रिश्तेदार उसके साथ खेल खेले और उसकी जान तक ले ले। वो बस इस मौके का फायदा उठाकर साफ साफ कह देना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिथिलेश इस सदमे को झेल नहीं पाएंगे और बेहोश हो जाएंगे। शुक्र है मिथिलेश अब ठीक थे। वो जितनी मदद कर सकती थी उसने कर दी। रणधीर ने कहा, अनुप्रिया, क्या तुम सच में वर्मा परिवार को पसंद नहीं करती? रणधीर एक जवाब चाहता था। उसे लगता था कि राघव का परिवार अच्छा है और शायद वो अनुप्रिया को ये महसूस करा सके कि वो भी किसी से प्यार पाकर अपने अतीत से उबर सकती है। लेकिन आज अनुप्रिया की बातें सुनने के बाद उसे लगा कि शायद उसने गलती की थी। उसने तय किया कि अगर अनुप्रिया को सच में वर्मा परिवार पसंद नहीं है तो वो अब कभी उनके बारे में बात नहीं करेगा और न ही उनके लिए अच्छा बोलेगा। वो तो राघव को भी अनुप्रिया से बात करने से मना कर देगा। अनुप्रिया ने कहा, वो एक प्यार करने वाला परिवार है, बिल्कुल जैसे रजत और उसका परिवार। उसने सोचा, उनकी दयालुता सिर्फ उनके अपने परिवार के लिए है, मेरे लिए नहीं। रणधीर समझ गया कि अनुप्रिया क्या कहना चाह रही थी। उसने कहा, ठीक है, समझ गया। अनुप्रिया हंसी, तुम्हें क्या समझ में आया? रणधीर ने कहा, सॉरी अनुप्रिया, मैंने सोचा कि तुम राघव के परिवार से हो और वो अब तक का सबसे प्यार भरा परिवार है, इसलिए चाहता था कि तुम एक घर पाओ, पर मैंने तुम्हारे फीलिंग्स को नजरअंदाज कर दिया। अनुप्रिया ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया, कोई बात नहीं, मैंने खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया। रणधीर ने मन बना लिया कि अब वो कभी राघव को स्प्रिंग माउंट टाउन हाउस नहीं बुलाएगा। अनुप्रिया को घर छोड़ने के बाद रणधीर को राघव का कॉल आया। राघव की आवाज में थोड़ी चिंता थी, भाई अनुप्रिया। जब मिथिलेश ने होश संभाला तो सब उसी पर ध्यान दे रहे थे। राघव सबसे पहले था जिसने देखा कि रणधीर और अनुप्रिया वहां नहीं थे। राघव ने अनुप्रिया को कॉल करना चाहा, लेकिन उसके पास उसका नंबर नहीं था, इसलिए उसने रणधीर को कॉल किया।
रणधीर ने कहा, राघव, अनुप्रिया को अकेला छोड़ दो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव चिंतित हो गया। भाई, तुम क्या कह रहे हो? वो मेरी छोटी बहन है। तुम कैसे? रणधीर ने कहा, क्या तुमने उसे सच में अपने परिवार की तरह माना? अगर नहीं तो बेहतर होगा कि उसे अकेला छोड़ दो। रणधीर ने फोन काट दिया, राघव की बातों को नजरअंदाज करते हुए। राघव को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। जैस्मिन, सुरभि, दिनेश और दीपक सभी उसकी तरफ देख रहे थे। जैस्मिन ने खुद को रोक नहीं पाई। क्या कहा रणधीर ने? राघव ने कहा, रणधीर ने कहा कि हमें अनुप्रिया को अकेला छोड़ देना चाहिए। राघव को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, मैंने उसकी काबिलियत पर सवाल क्यों उठाए? मैंने उस पर वैसे विश्वास क्यों नहीं किया जैसे रणधीर ने किया? मैंने उससे वो कठोर बातें क्यों कह दी? उसे इस परिवार से कोई लगाव नहीं है और अब कभी होगा भी नहीं। जैस्मिन सोफे पर गिर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। ये सब मेरी गलती है। मैंने उससे वो बातें क्यों कही? देखो, मैंने क्या कर दिया। सुरभि को भी पछतावा था। ये मेरी गलती है। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और निशांत को भी कॉल कर लिया। दिनेश और दीपक ने एक दूसरे की ओर देखा। वे कुछ घंटों के लिए बाहर थे। जब वे वापस आए तो सुना कि मिथिलेश बेहोश हो गए हैं और अनुप्रिया यहाँ थी, लेकिन मिथिलेश इसलिए बेहोश हुए क्योंकि अनुप्रिया ने उन्हें गुस्से में कर दिया था। थोड़ी देर बाद रणधीर वापस वर्मा परिवार के घर आया। असल में उसने सोचा था कि प्रिस्क्रिप्शन भिजवाने के लिए यश को भेजेगा, लेकिन उसे ये पक्का करना था कि परिवार को पता चले कि अनुप्रिया ने उनके लिए क्या किया है। इसलिए उसने खुद आने का फैसला किया। रणधीर को देखकर राघव खुश हो गया। उसने पूछा, रणधीर, अनुप्रिया कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? जैस्मिन और सुरभि भी इधर-उधर अनुप्रिया को ढूंढने लगी। रणधीर की टोन उतनी ही कोल्ड थी जितनी वो हमेशा होती थी। मैं अनुप्रिया को घर छोड़ आया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि अनुप्रिया ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। उसने प्रिस्क्रिप्शन राघव को दी और ठंडी आवाज में कहा, ये मिथिलेश के लिए अनुप्रिया की दी हुई दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन है। व्हाइट क्रेन हॉल जाकर दवाइयाँ ले लेना। अनुप्रिया ने उन्हें बता दिया है कि तुम आओगे। राघव ने प्रिस्क्रिप्शन ली और शर्मिंदा महसूस किया। वो रणधीर की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर सका। उसने कहा, भाई, क्या अनुप्रिया? रणधीर ने कहा, मैंने उसे तुम्हारे डिटॉक्सिफिकेशन और तुम्हारी टांगों का इलाज करने के लिए हायर किया था। उसने तुम्हारी जान। चैप्टर 161। राघव पूरी तरह से साइलेंट हो गया था। उसे कुछ भी नहीं पता था। किसी ने उसे बताया ही नहीं था। रणधीर बोला, अगर तुम्हें लगता है कि इस प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ है तो इसे मत यूज करो। ये बस अनुप्रिया की काइंडन्यू का सिंबल है। वैसे भी तुम्हारे शब्दों ने काफी कुछ कर दिया है। चाहे इसे यूज करो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी मर्जी तुम्हारी। राघव थोड़ी टेंशन में था। उसने रणधीर को ब्लेम किया। तुम्हें पता था कि वो डीआर फेयर है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया और मुझे उसे गलत समझने दिया। अगर मुझे पता होता कि वो डीआर फेयर है तो मैंने वो बातें कभी नहीं कही होती। आखिर में उसे थोड़ी गिल्ट फील हुई। रणधीर ने राघव को देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि यही इशू है? उसने सबकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें याद है जब तुमने उसे ब्लेम किया और उसकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाया था जब मिथिलेश अंकल बेहोश हो गए थे? मुझे नहीं लगता कि मुझे ये दोहराने की जरूरत है। हाँ, मिसेज यश्मीन वर्मा ने जो कहा वो ठीक था, लेकिन आपका टोन बुरा था। आपने खुद फील किया होगा, है ना? आपको याद है जब मिसेज सुरभि वर्मा ने कॉल की थी? क्या आप लोगों में से किसी ने मिथिलेश अंकल के होश में आने के बाद उससे माफी मांगी? मुझे डाउट है कि आपको पता भी है कि हम कब निकले थे, है ना? रणधीर यहाँ बस हिसाब चुकाने आया था, इसलिए उसे काफी कुछ कहना था। जैस्मिन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो लगभग गिर ही गई। उसे पता था कि ये उसकी गलती थी। सुरभि का भी चेहरा उतर गया। उसने सोचा, तो हमने किसी तरह अनुप्रिया को चोट पहुंचाई थी, लेकिन हम बस बहुत टेंशन में थे, इसलिए गलती हो गई। राघव ने कहा, प्लीज अनुप्रिया से कहना कि मैं उससे पर्सनली माफी मांगना चाहता हूँ। उसके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन एक झन्नाटेदार थप्पड़ जैसा लग रहा था। रणधीर बोला, जरूरत नहीं है। अनुप्रिया को इसकी जरूरत नहीं है। जब वो जाने लगा तो उसने कहा, उसने बस इतना कहा कि तुम लोग और रजत का परिवार एक ही जैसे लोग हो। मिथिलेश अभी भी सो रहे थे। अगले दिन राघव स्प्रिंगमाउंट टाउन हाउस गया और गेट से निकलते ही अनुप्रिया का रास्ता ब्लॉक कर दिया। राघव ने कहा, अनुप्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि उसे अनुप्रिया से पर्सनली माफी मांगनी होगी। उसे पता था कि उसने कल कुछ गलत कहा था। अनुप्रिया ने पूछा, राघव, आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अनुप्रिया ने राघव को सीधे मना नहीं किया, जैसे उसने अविनाश को किया था। राघव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सीधा मुद्दे पर बात की। सॉरी, कल जो हुआ उसके लिए। मुझे आपकी कैपेबिलिटी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था या तुम्हारे साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अनुप्रिया एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर उसे याद आया कि वो वर्मा फैमिली में कल की बात कर रहा है। उसने सिर हिलाया और कहा, डोंट वॉरी, मैं समझती हूँ। अनुप्रिया का टोन एकदम फ्लैट था, बिना किसी इमोशन के। राघव उसे ठीक से नहीं जानता था, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसे सच में फर्क नहीं पड़ा। राघव खुश हो गया। सच में? उसने सोचा, ये तो बढ़िया है। उसने आगे कहा, दादाजी जाग गए हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पास टाइम है? अनुप्रिया ने अपनी आंखें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, राघव, अगर आप नहीं चाहते कि मैं फिर से उनसे कुछ कहूँ, तो इस आइडिया को ड्रॉप कर दो। कल मैंने क्लियर कर दिया था कि मेरे और आपके परिवार के बीच का रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। राघव की मुस्कान वहीं फ्रीज हो गई। अनुप्रिया ने कहा, राघव, आपके परिवार में पहले से ही प्यार और खुशी है। आप क्यों इस बात पर जोर दे रही हैं कि मैं आपसे जुड़ जाऊं? आपकी एकजुटता काबिले तारीफ है, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। कल जब उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने एक साथ मिलकर अनुप्रिया पर अटैक किया था, तो उन्हें पता था कि वो बस गिल्ट फील कर रहे थे। उन्हें सच में अनुप्रिया को अपने साथ नहीं चाहिए था। अनुप्रिया ने 18 साल तक इसलिए झेला क्योंकि वो लेट थे। अब वो बस गिल्ट से पीछा छुड़ाना चाहते थे और उसे वापस बुलाना चाहते थे। जब उन्होंने मिलकर अनुप्रिया को क्रिटिसाइज किया, तो वही तय हो गया था कि वो अजनबी बनकर रह जाएंगे। राघव को भी याद आया कि उसने, उसकी माँ ने और उसकी आंटी ने कल अनुप्रिया से क्या कहा था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने बड़बड़ाया, मैं। अनुप्रिया ने कहा, राघव, आप रणधीर के दोस्त हो, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपकी बातें सुननी ही हैं। वर्मा परिवार ऐसा नहीं है जिसे हर कोई अपनाना चाहे। मुझे क्यों आपको अपनाना चाहिए? मेरी दादी, जिसने मुझे गोद लिया था जब मैं 10 साल की थी, तो वो बहुत बीमार हो गई थी। वो 1 साल भी सरवाइव नहीं कर पाई। अगले 7-8 सालों तक मेरी लाइफ अच्छी रही। आप रणधीर के करीब हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसी इंसान हूँ। मेरे लिए फैमिली होना या ना होना अब मैटर नहीं करता। पिछली जिंदगी में वो फैमिली को लेकर बहुत ऑब्सेस थी, इसलिए उसने अपनी जान लगभग खो दी थी। वो एक बार अपनी बेवकूफी से मर चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो वही गलती दोबारा नहीं करेगी। चाहे ये फैमिली अलग हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। राघव को अचानक समझ नहीं आया कि क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जमीन में गड़ गए हैं और वो हिल नहीं पा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनुप्रिया को कैसे जवाब दे। उसे बस इतना पता था कि उन्होंने जो किया था, उससे अनुप्रिया को सच में बहुत चोट पहुंची थी। उसने कहा, अनुप्रिया, ऐसा नहीं है। वो अभी समझ ही रहा था कि क्या करे, तभी उसने देखा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। अनुप्रिया ने सोचा, कार्तिक? कार्तिक ने कहा, तुम मेरी आइडल हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कार्तिक ने अपने सनग्लासेस उतार दिए। उसे तेज धूप थोड़ी परेशान कर रही थी, इसलिए उसने आईब्रो सिकोड़ ली। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसकी माँ उसे यहाँ लाई थी। उसने राघव और अनुप्रिया की बातचीत सुन ली थी, जिससे वो थोड़ा घबरा गया था। अनुप्रिया ने कहा, मैं व्हाइट क्रेन हॉल जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुमने शो के दौरान मेरी जान बचाई थी। जाहिर है मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अनुप्रिया ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर तुम सच में आभारी हो, तो उस बूढ़ी अम्मा के लिए थोड़ा सप्लीमेंट्री खाना खरीद लेना। कार्तिक को थोड़ी गिल्ट महसूस हुई। वो बस दिल से माफी मांगना चाहता था और कुछ नहीं। वो अनुप्रिया की चॉइस की रिस्पेक्ट करता था। अनुप्रिया ने कहा, तुम्हारे कजिन ने मुझसे माफी मांग ली है। कार्तिक ने कहा, वो तो उसे करना ही चाहिए था। कल मैं घर पर नहीं था, तो मुझे सब कुछ पता नहीं था। मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मुझे अफसोस है कि उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। चैप्टर 162। जब कार्तिक की माँ ने उसे बताया कि कल क्या हुआ था, तो उसका पारा चढ़ गया। ये पहली बार था जब वो इतना गुस्से में आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने सब मिलकर अनुप्रिया के साथ इतनी बेरहमी क्यों दिखाई। सुरभि जानती थी कि उससे गलती हो गई है और वो अनुप्रिया से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए कार्तिक यहाँ आ गया था। अनुप्रिया ने कहा, ठीक है, मैंने उन पर इल्जाम नहीं लगाया। मैं समझती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। सामन था, मुझे लगता है कि तुम इतनी समझदार बनने की जरूरत नहीं है। ये मेरी माँ की गलती है, मेरी आंटी की गलती है, और यहाँ तक कि मेरे कजिन की भी गलती है। तुम गुस्सा हो सकती हो, तुम अपना आपा खो सकती हो,
तुम्हें इतनी समझदार बनने की जरूरत नहीं है। तुमने वर्मा परिवार को कुछ नहीं दिया है। हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। कार्तिक सोच रहा था कि अगर मिथिलेश और उसके पेरेंट्स उस वक्त थोड़े पहले आ जाते तो अनुप्रिया की बचपन की जिंदगी खुशहाल होती और उसने इतनी तकलीफ नहीं सही होती। लेकिन भले ही उसने बहुत सहा, जब उसे सच्चाई पता चली तो वो शांत रही और बस उनसे दूर रहने का फैसला किया। उसने कोई सीन नहीं किया या कुछ नहीं मांगा। उसने तो मिथिलेश का इलाज तक किया जब वो बेहोश हो गया था और उसके लिए दवाइयां भी लिख दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? अनुप्रिया ने कहा, कार्तिक तुमने जो कहना था कह दिया। अगर तुम्हारे पास कुछ और कहने को नहीं है तो प्लीज चले जाओ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ के इस ट्रेजेडी के लिए कौन जिम्मेदार है। चाहे तुम मुझसे ईमानदारी से माफी मांगने आए हो या मुझे पिछले सब कुछ भूलकर वर्मा परिवार में वापस आने को कह रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए अजनबी हैं, जिनकी मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए यहाँ कुछ खोने या पाने का कोई सवाल ही नहीं है। और मुझे किसी को माफ करने की जरूरत नहीं है और न ही कुछ भूलने की। इतना कहते ही अनुप्रिया कार्तिक को अकेला उदास छोड़ते हुए अनुप्रिया को व्हाइट क्रेन हॉल में जाते देख कार्तिक थोड़ा निराश हो गया। थोड़ी देर बाद राघव का फोन आ गया, जैसे वो कॉल का इंतजार कर रहा हो। कार्तिक ने अपनी आईब्रो मली। उसे पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए वो बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ अंकिता काफी जिद्दजहद के बाद आखिरकार 2 दिन बाद अपने बायोलॉजिकल पिता से मिली, जब वो हर दिन फॉलवेल मेंशन जा रही थी। लिविंग रूम में एक करीब 50 साल का आदमी ब्लैक हॉट कर्टर सूट में बहुत ही एलिगेंट तरीके से बैठा हुआ था। उसके हाथ में सबसे बेहतरीन ईगलवुड की बनी प्रेयर बीड्स थी। अंकिता ने लिविंग रूम का फर्नीचर देखा और मन ही मन खुशी से चहक उठी। उसने सोचा, वाओ, ये तो बहुत अमीर है। यहाँ सब कुछ कस्टम मेड है। ये जगह तो वर्मा वाले घर से कहीं ज्यादा शानदार है। मेरी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए उसने प्यारी सी आवाज में कहा, हाँ हेलो, मेरी माँ का नाम कामिनी है और उन्होंने कहा कि आप मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। फिर उसने छुपकर शैलेश की तरफ नजर डाली, जो काउच पर बैठा था। लेकिन शैलेश वैसा खुश नहीं था जैसा अंकिता ने उम्मीद की थी। उसके चेहरे पर तो नाराजगी झलक रही थी। अंकिता को लगा शायद उसने गलत समझा होगा। मुझे पता है तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैंने ही तुम्हें जेल से बाहर निकाला है, शैलेश ने ठंडे लहजे में कहा। असल में अंकिता को जेल से बाहर निकालना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। उसे बस किसी से बात करनी थी। मुद्दा ये था कि वो कामिनी से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था, जिसने उसे धमकाने की कोशिश की थी। अगर किसी ने पहले से दखलंदाजी नहीं की होती तो कामिनी अब तक मारी जा चुकी होती और अंकिता शैलेश से मिल भी नहीं पाती। तो आपने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? मैं हर दिन वहां आती थी लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। क्या उन्हें पता नहीं था कि मैं आपकी बेटी हूँ? अंकिता ने चैन की सांस ली जब शैलेश ने उसे अपनी बेटी कहा और अब वो खुद को सच में उसकी बेटी मानने लगी थी। बटलर और नौकर दोनों चुप थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसे इसने मिस्टर मेहता पर इल्जाम लगाने की हिम्मत की। मैं इन दिनों बहुत बिजी था और किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं थी। तुम मुझे नहीं देख पाती, भले ही वो तुम्हें अंदर आने देते। अंकिता को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मैं आपसे नहीं मिल पाती तो भी आप मुझे यहाँ रहने दे सकते थे और कोई मेरी देखभाल कर सकता था। आपने मुझे वहाँ यूं ही परेशान क्यों होने दिया? लेकिन एनफ, अब जब तुम वापस आ गई हो तो यहाँ अपने आप को घर जैसा महसूस करो, शैलेश ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। ठीक है, लेकिन मेरा सामान, अंकिता ने हिम्मत जुटाकर कहा। वो कबाड़ यहाँ मत लाना। मैं किसी को कह दूंगा कि तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए, शैलेश ने बिना पलटे ऊपर जाते हुए कहा। जो भी वो उसके लिए खरीदने वाला था वो इस सीजन के लेटेस्ट कलेक्शन से होता। वैसे तो अंकिता भी नए कपड़ों के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन जब शैलेश ने उसके सामान को कबाड़ कहा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शैलेश उसके पहने हुए कपड़ों को ही ट्रैश कह रहा हो। बटलर ने शैलेश के कहे अनुसार काम किया। वैसे भी अंकिता को वहां ज्यादा दिन नहीं रहना था, तो उसे बस कुछ रैंडम कपड़े दिलवाने थे। बाद में अंकिता को पता चला कि उसके बायोलॉजिकल फादर का नाम शैलेश मेहता है, जो ऑयल के बिजनेस में है और उनकी वर्थ दसियों बिलियन है। शैलेश फिलहाल सिंगल था और उसकी कोई औलाद नहीं थी। ये सुनते ही अंकिता का मन खुशी से झूम उठा, क्योंकि इसका मतलब था कि सारा पैसा उसी को मिलेगा। 10 बिलियन की वर्थ उसके लिए लाइफ टाइम लग्जरी में रहने के लिए काफी थी। जब वो शैलेश के साथ डिनर कर रही थी तो उसने उसके पास बैठने की कोशिश की, लेकिन बटलर ने उसे रोक दिया। आपकी सीट वहां है मिस अंकिता, बटलर ने इशारा किया और अंकिता ने देखा कि उसकी सीट टेबल के दूसरे छोर पर थी। वो शैलेश के ठीक सामने बैठी, जो कि सबसे दूर थी। डैड, मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ। हम इतने सालों बाद मिले हैं और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अंकिता ने कोशिश की, लेकिन शैलेश ने उसे ठंडे लहजे में टोक दिया, खाते समय बात मत करो, अपनी जगह पर बैठ जाओ। शैलेश के मना करने पर अंकिता थोड़ी शर्मिंदा हो गई।
उसने गुस्से में बटलर को घूरा और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई।